ओके ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो। पहले तो पैटर्न देखते हैं कैसे कैसे आए हैं। देखो 2017 में आए हैं, दो क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। उसके बाद 13 में आया था, तो यानी काफी गैप था। 13 17 बीच में, उससे पहले फिर 2008 में आया था, लेकिन 18 में भी आया, 12 में भी आया, फिर 18 में दो आए हैं, ठीक है। तो यानी पता है करते क्या है, जस्ट जिस बार इनको ये मॉडल देना होता है ना बेटा, आप देखो 18 में दो बार है, दो हैं, 17 में दो हैं, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को डालेंगे कि चॉइस में ना छोड़ नहीं पाओगे। मतलब पहली चॉइस में भी जो कंपलसरी पार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 1, फिर 2 3 4, तो इस तरीके से दे देंगे कि 2 में भी एक पार्ट दे दिया, 3 में भी एक दे दिया। अब आप कोई भी चॉइस बना लो, लेकिन चैम्बरलिन मॉडल आपको करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि स्कोरिंग भी है, और अच्छा टॉपिक है, स्कोरिंग भी बहुत है। आप देखोगे लेक्चर के बाद ना ये सारे क्वेश्चन बनेंगे इजीली। तो अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन फर्म एंजॉयज मोनोपोली पावर। तो मोनोपोलिस्टिक में मोनोपोली पावर तो एंजॉय करती हैं, लेकिन मोनोपोली प्रॉफिट नहीं। तो क्या देखा था तुमने परफेक्ट कंपटीशन में, जो हमारी बेसिक क्लासेस में हमने क्या देखा था, लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू जीरो आ रहा था ना, राइट? एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? हेलो? यस सर। यस ओके। सर। तो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट जीरो आता था, बट मोनोपोली का आपने क्या देखा था, पॉजिटिव प्रॉफिट आता था, है ना? प्रॉफिट पॉजिटिव आता था हमारा मोनोपोली का, ग्रेटर देन जीरो आता था। और प्राइस को इंक्रीज करने की पावर किसके पास थी? मोनोपोली के पास थी। लेकिन सुपोज करो एक ऐसा मॉडल जिसके अंदर प्राइस चार्ज करने की पावर तो आपके पास है, डिफरेंट प्राइस चार्ज करने की, देन द परफेक्ट कंपटीशन, लेकिन मोनोपोली प्रॉफिट नहीं है, ये जीरो हो जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस है, इसको एक्सप्लेन करेंगे। फिर ये देखो एग्जैक्टली ये नाम ही दे रखा है, हाउ चैम्बरलिन यूजेस प्लान्ड सेल्स कर्व। तो आज आपको दो तरीके के डिमांड कर्व देखेंगे आप, एक तो प्लान्ड सेल्स कर्व देखेंगे, एक मार्केट शेयर कर्व देखेंगे, और उन दोनों के बीच में डिफरेंस देखेंगे, और फिर देखेंगे कैसे वो इक्विलिब्रियम को अटेन करने में हेल्प करते हैं। So how Chamberlain uses planned sales curve to explain equilibrium of a firm and a group when entry of firm is permitted. Then the third question है, suppose an industry is characterized by following three conditions. तो तीन condition है, there are many small firms each producing differentiated product, इसका मतलब monopolistic competition हो गया, है ना? Large number of firms है, लेकिन सबके product अलग अलग है। Second, each firm ignores effects of its action on the decision taken by other। तो अपने एक्शन पर दूसरे क्या रिएक्ट करेंगे, हम उसको ना कांस्टेंट मान के चलते हैं। और ये एजम्पशन जो है ना कॉन्स्टेंसी की, ये एजम्पशन मायोपिक बिहेवियर है। मायोपिक मतलब होता है कि आप दूर की चीज को देख ही नहीं पा रहे हो, आप पूरी की पूरी चीजों को कंसिडर नहीं कर पा रहे हो, अपने एक्शंस के आउटकम को। और ये मायोपिक बिहेवियर इसलिए भी इसको बोलते हैं कि ये रिपीटेडली मिस्टेक करता है बंदा, बार बार क्या करेगा, जो भी एक्शन लेगा ये इग्नोर करेगा कि कॉम्पिटिटर कुछ नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल लेमैन लैंग्वेज में मैं समझाऊं कि मैं एक पड़ोसी के घर चोरी करता हूँ, और मैं ये मान के चलता हूँ कि वो अंदाजा नहीं लगाएगा कि मैं कर सकता हूँ, और अगली बार मैं फिर करता हूँ, और बार बार करता रहता हूँ, 100 बार करता रहता हूँ, और ये सोच के करता रहता हूँ कि इसे कभी पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये मायोपिक बिहेवियर है। मैं कांस्टेंट मान रहा हूँ, और मैं ये मान रहा हूँ कि वो कुछ करेगा भी नहीं, उसको पता ही नहीं चलेगा उसके घर से चोरी हुई है, ना वो रिपोर्ट लिखवाएगा, ना वो कोशिश करेगा ढूंढने की। तो ये मायोपिक बिहेवियर फर्म कैसे करती है, और उसकी वजह से क्या उसका नुकसान होता है, और क्या इंडस्ट्री का आउटकम निकलता है। थर्ड देखो, न्यू फॉर्म प्रोड्यूसिंग क्लोज सब्सटीट्यूट्स। क्लोज सब्सटीट्यूट्स प्रोड्यूस करती हैं, यानी परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स वर्ड नहीं है, देखो क्लोज है तो परफेक्ट होता तो फिर परफेक्ट कंपटीशन हो जाता, अब क्लोज है तो इसका मतलब डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट है, फिर से यही वाली बात है, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट है। और नई फर्म एंटर कर सकती है, तो यही तो वो परफेक्ट कंपटीशन वाली कंडीशन मोनोपोलिस्टिक में एंटर हो रही है, यही तो उसे मोनोपोलिस्टिक बना रही है ना मोनोपोली की बजाय, ठीक है। देन डिराइव इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ एन इंडिविजुअल फर्म एंड द इंडस्ट्री। कमाल की बात यह है कि जो चैम्बरलिन का मॉडल है, और जो इस मायोपिक बिहेवियर को एज्यूम करके चलते हैं, तो कमाल की बात यह है कि जो इक्विलिब्रियम प्राइसेस पी स्टार एंड क्यू स्टार हम एक इंडिविजुअल का फर्म का निकालने वाले हैं, वही पी स्टार पूरी की पूरी इंडस्ट्री का होगा। हाँ, क्यू स्टार डिफरेंट होगा, क्यों? क्योंकि ये एक इंडिविजुअल फर्म का है, और मान लीजिए 10 फर्म हुई तो ये क्यू स्टार इंटू 10 हो जाएगा, जितनी भी नंबर ऑफ फर्म्स होंगे, बस इतना डिफरेंस होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, द प्रीवेलेंस ऑफ एक्सेस कैपेसिटी। तो ये आज के लेक्चर का पार्ट नहीं है, एक्सेस कैपेसिटी हम कल करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन देखो,
ये भी कल का पार्ट है। एक्सेस कैपेसिटी कल ही हो पाएगा, हो नहीं पाएगा आज। 6 क्वेश्चन देखो, इफ फार्म्स, ये फार्म लिखा है, फार्म्स है, प्रोड्यूस डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, इट इज नीदर पॉसिबल टू आइडेंटिफाई द इंडस्ट्री, नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ इट सप्लाई कर्व, डिस्कस शो हाउ चैम्बरलिन हैंडल्स दिस प्रॉब्लम। तो चैम्बरलिन ना इसके लिए कुछ एजम्पशन लेगा बेटा, और उन एजम्पशन को बोलते हैं हीरोइक एजम्पशन। हीरोइक इसलिए क्योंकि बड़ी ना अनरियलिस्टिक एजम्पशन होगी, मतलब हीरोपंती टाइप में, एक्चुअल वर्ल्ड में ऐसा होता नहीं है, और ये ऐसी एजम्पशन लेके चल रहा है, ठीक है। 7th में देखो, रिफ्लेक्ट ऑन द इनएफिशिएंसी एंड सोशली अनडिजायरेबल, दिस इज अगेन, फिर ये अगेन दिस इज एक्सेस कैपेसिटी। तो अगर क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 7 को छोड़ दें तो आज के लेक्चर से हमारे क्वेश्चन बनने चाहिए, ठीक है। तो सर एक बार 6th क्वेश्चन रिपीट करना। अब बेटा तभी करेंगे जब सॉल्व करेंगे, है ना। अब लेक्चर करते हैं, और लेक्चर करने के बाद वापस आएंगे यहाँ पे इसी हैंड आउट पे, और फिर सॉल्व करेंगे, फिर तुम लिखना। और देखो हमारी कोशिश रहेगी इस 20 जुलाई तक हम लोग कोशिश करेंगे कि पूरा मार्केट स्ट्रक्चर टुगेदर विद वॉलरशियन और मार्शेलियन इक्विलिब्रियम हम पूरा खत्म कर दें ये टॉपिक, और फिर हम कोशिश करेंगे एक पूरा का पूरा यूनिट का टेस्ट होएगा एंड में, एंड वीक में, जुलाई में, ठीक है। तो उसके लिए आपको रेडी रहना, उससे प्रैक्टिस भी हो जाएगी और थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। ओके, अब है, देखो ये, अच्छा अब मैं आपको, देखो हमेशा आपको लगी रहती थी ना बुक बताओ बुक बताओ, तो लोग बुक पढ़ाने को दे रहा हूँ मैं। अब ये पढ़ना है आपको, मेरे लेक्चर के बाद इसे रीड करो, ठीक है। इसमें क्या ज्यादा रीड करने का है, देखो पहला पैराग्राफ छोड़ सकते हो क्योंकि एनर्जी बतानी है, बचानी है, टाइम वेस्ट है, कुछ इसकी सिग्निफिकेंस ज्यादा है नहीं। पहला पैराग्राफ छोड़ सकते हो, उसकी समरी मैं अभी डिस्कस कर दूंगा, बस वो सुन लेना, उतना ही है, ठीक है। लेकिन एजम्पशंस देखनी होंगी, ये वाला मैं एक्सप्लेन करूंगा, ये पैराग्राफ, पॉइंट नंबर 7 एंड पॉइंट नंबर 8, और यहीं पर हीरोइक अजम्पशन है। और ये जो 7th है ना बेटा, 7th पता है क्या एजम्पशन है, दो बहुत मेजर गलत एजम्पशन ले रखी है चैम्बरलिन ने, जो कि बहुत ही ज्यादा अनरियलिस्टिक है, और उसकी वजह से ही उसका क्रिटिसिज्म भी है। आपको ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि क्रिटिसाइज करो कि चैम्बरलिन मॉडल में क्या कमियां है, तो वो जो क्रिटिसिज्म होगा ना, दो एजम्पशन उसने जो बड़ी अनरियलिस्टिक ले रखी है वो ये है, 7 और 8। 7 है मायोपिक बिहेवियर, मतलब बार बार रिपीटेड मिस्टेक, ठीक है। एंड 8th है, पता क्या एज्यूम कर रखा है, एनीवेज स्टार्ट करते हैं, पहले बाद में डिटेल में डिस्कस करूँ। फिर ये कॉस्ट वगैरह का भी तुम छोड़ सकते हो, इसको मत पढ़ना, ये भी मैं करा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन एक बार ये एजम्पशंस को देख लेना, हालांकि यहाँ से ही मैं स्टार्ट करूंगा सबसे पहले, ठीक है। और फिर इसको भी छोड़ सकते हो बेटा, ये सब भी मैं कराऊंगा, ठीक है, ये सब भी मैं कराऊंगा। इसको कंसेप्ट ऑफ इसको भी छोड़ सकते हो। देखो तुम्हें बेसिकली ये करना है, ये रीड करना है एरिया, ठीक है। वो ऊपर अजम्पशंस रीड करके 7, 8 ये रीड करना है, फिर आपको ये रीड करना है, ठीक है। और फिर फाइनली ये भी रीड करना है, ठीक है, ये रीड करना है, ये वाला, ठीक है। और फिर उसके बाद क्रिटिक होगा चैम्बरलिन का, ये भी रीड करने की कोई खास जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप ये मॉडल करोगे तो आपको ऑलरेडी समझ आ चुका होगा कि क्या क्रिटिसिज्म है, 3-4 पॉइंट बनेंगे, वही है, ठीक है। तो ये आपको जरूर रीड करना है आज की क्लास, इन पेजेस तक, जब तक हम जाते हैं एक्सेस कैपेसिटी, ये देखो, इस 7th पॉइंट के बाद कल लेक्चर होगा, आज यहाँ तक खत्म करेंगे। तो यहाँ तक आपको वही रीड करना है जो मैंने बोला है, अगर पूरा रीड करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन आपका टाइम और एनर्जी बचेगी, बल्कि रिवाइज करने में और आंसर लिखने में उसे वेस्ट करना। तो ये 3 मॉडल आपको रीड करने हैं और एजम्पशन रीड करने हैं, ठीक है। देखो अब इस मॉडल को हम बिल्ड करते हैं धीरे धीरे। अच्छा, ये मैंने आपको ना नोट्स शेयर करे हैं, तो इसमें और इसमें मैंने नोट्स ये क्यों बनाए, इसका मैं आपको थोड़ा सा रीजन बता देता हूँ कि
तो हमको ये फाइनली मेन मॉडल ये है फाइनली। एक्चुअली वो जो दो है वो सब मॉडल है इसके, उन दोनों को कंबाइन करके ये थर्ड मॉडल बनेगा। तो ये एरिया ना, ये शेडेड एरिया थोड़ा सा यहाँ पर दिखाई नहीं देता है, तो आप ये डिजिटल नोट्स में ना इसको देख पाओगे और अप्रिशिएट कर पाओगे व्हाट इज दिस थिंग। ठीक है, तो ये डिजिटल नोट्स मैंने शेयर कर दिए हैं, तो ये सीधा नोट्स पढ़ सकते हो। ठीक है, इसमें क्रिटिसिज्म भी होगा, ये क्रिटिसिज्म लिमिटेशन है। ओके, और उसके बाद ये कंपैरिजन है, कल वाला है ये एक्सेस कैपेसिटी। तो ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं। ले तो तुम्हारी अजम्पशन से ही शुरू करता हूँ, बल्कि उससे भी पहले स्टोरी 1920s में जाती है। अच्छा, तो 1920s में बेटा दो ही टाइप के मॉडल डेवलप हुए थे, जैसे कि हम लोगों ने दो मॉडल पढ़े, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली। ठीक है, वहां पर हमने तीन चार चीजें पढ़ी। हमने परफेक्ट कंपटीशन की इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होती है, इक्विलिब्रियम प्राइस कैसे डिटरमिन होगा, उसकी क्वांटिटी कैसे डिटरमिन होगी, प्लस लॉन्ग रन में क्या आउटकम होगा पूरी की पूरी इंडस्ट्री का, फर्म का, और शॉर्ट रन में उसका सप्लाई करो कैसे डिराइव करा जाएगा। ये सारी बातें पढ़ी और हमने क्या देखा कि फाइनली लॉन्ग रन में वहां पर परफेक्ट कंपटीशन में नॉर्मल प्रॉफिट मिलेगा जो कि इक्वल टू 0 होगा और जो कि मिनिमम एलएसी पॉइंट पर होगा। जो आप रिकॉल कर पा रहे हो, ये हमारा एलएसी कर्व था। और ये भी याद रखना है, मैंने एलएमसी भी डिराइव कराया था, तो वो एलएमसी भी यूज होएगा आज। ठीक है, और एलएमसी मैंने बताया था कैसे होता है। ये जो शॉर्ट रन के प्लांट्स के कर्व होते हैं, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व, डिफरेंट लेवल ऑफ प्लांट साइज का जो टेंजेंसी पॉइंट होता है और इनकी जो मार्जिनल कॉस्ट आ रही होती है, तो ये एक पॉइंट देते हैं। ऐसे ही फिर नेक्स्ट वाला, इसकी जो मार्जिनल कॉस्ट नीचे से इंटरसेक्ट करती है इस क्वांटिटी पे, ये एक पॉइंट देता है। तो ये सारे लोकस एक्स वाई वाई, ये सारे पॉइंट एलएमसी को डिराइव करते हैं। और फाइनली लॉन्ग रन में परफेक्ट कंपटीशन में हम लोग ये वाला प्लांट साइज ऑप्ट करते हैं और यहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट मिल रहा होता है, प्राइस हमारा यही होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फाइनली फिर हमें पता चला था कि मोनोपोलिस्टिक में डिमांड जो है फ्लैटर नहीं होती, इलास्टिक नहीं होती, बल्कि स्टीपर होती है। वाई? क्योंकि वहां पर डिमांड इनइलास्टिक इसलिए हो जाती है क्योंकि आपके पास ऑप्शंस नहीं है। ठीक है, सब्स्टिट्यूट्स भी नहीं है, ऑप्शंस भी नहीं है, तो आपका डिमांड कर्व स्टीपर रहता है। तो ये और वहां पर जो प्रॉफिट होगा वो नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट यानी पॉजिटिव प्रॉफिट हो सकता है। तो ओके देन, अब हम आते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन पे। इसलिए आए क्योंकि 1920s तक ये दो मॉडल चल रहे थे इकोनॉमिक फिनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली। बट इकोनॉमिस्ट में एक ग्रेट कॉस्ट कंट्रोवर्सी पे डिबेट शुरू हो गया, ग्रेट कॉस्ट कंट्रोवर्सी। तो आप लोगों ने देखा था कि लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व की डाउनवर्ड क्यों होती है, डिक्रीजिंग लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। दो रीजंस की वजह से हो सकती थी। एक तो मैंने बताया था आपको प्लांट साइज, ये क्या था, इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल, और एक और था क्लस्टर फॉर्मेशन और इंडस्ट्री का साइज बड़ा होना, बहुत सारी फर्म हुए, स्पिल ओवर, पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी का इफेक्ट। वो क्या था, उसकी वजह से लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व गिरे, तो एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल। ठीक है, ये दो चीजें अभी तक हमें पता थी 1920s तक। उसके बाद इकोनॉमिस्ट ने फिगर आउट करा कि स्टिल लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व जो है फर्दर डिक्रीज हो रहा है इन मिनिमम पॉइंट्स पर पहुंचने के बाद भी। उसके बाद भी डिक्रीज कैसे हो रहा है, तो यहाँ पर एक और फिनोमेना राइज हो गया था बेटा कि अभी जो ये कॉस्ट कर्व थे ये इनपुट कॉस्ट कर्व थे, इन इनपुट कॉस्ट कर्व के साथ एक सेल्स का एक्सपेंडिचर आने लगा था। अब देखो, आप अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए कुछ एडवर्टीजमेंट भी तो करोगे, तो सेलिंग की कॉस्ट आएगी। तो वो जो सेलिंग की कॉस्ट थी, ये पाया गया कि वो भी इन्वर्टेड शेप होती है, इन्वर्टेड यू शेप। इनिशियली आप जरा सी मार्केटिंग करोगे, आपकी सेल बढ़ेगी, और जैसे ही सेल बढ़ेगी, क्योंकि आपने उस एडवर्टाइजमेंट की एक फिक्स कॉस्ट करी होगी, तो वो नंबर ऑफ इंक्रीजिंग यूनिट्स डिवाइडेड बाय दैट फिक्स्ड कॉस्ट incurred on your advertising divided by number of increasing quantity sold, तो एवरेज कॉस्ट गिरने लग जाएगी। लेकिन एक टाइम आएगा कि वो जो आपकी मार्केटिंग हो रही है और एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, उससे नए कस्टमर नहीं आ रहे, अब आप फालतू में करे जा रहे हो और उससे बहुत कम कस्टमर आ रहे हैं। तो वो जो गिरने का सिलसिला है ना लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व का,
अगर सिर्फ सेल्स कॉस्ट को कंसिडर कर रहे हैं तो वो भी आके एक पॉइंट पे रुक जाता है, और फिर अगर उसके बाद भी आपको और क्वांटिटीज प्रोड्यूस करनी है तो फिर से आपको ज्यादा एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ेगी, और अब ज्यादा एडवर्टाइजमेंट करोगे और जो सेलिंग है वो एक एक ही यूनिट सेल हो रही है। पहले तो एक ऐड निकाला 100 यूनिट सेल हो गई, अब 10 ऐड निकाल रहे हो तो एक एक्स्ट्रा यूनिट सेल होती है। तो आपको नहीं लगता सेलिंग की एवरेज कॉस्ट वापस बढ़ने लग जाएगी, ये डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल आ जाएगा। तो अब ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि रिक्वायर्ड भी नहीं है, लेकिन एक चीज समझने की क्या है यहाँ पे कि हमारा सेल्स का एडवर्टाइजमेंट का जो कॉस्ट करवाता है वो भी इनपुट की कॉस्ट की तरह इन्वर्टेड है, और दो इन्वर्टेड यू को जोड़ेंगे तो क्या होएगा? हेलो हेलो, एम आई ऑडिबल? Yes, sir. Yes, sir, you are. सॉरी, इन्वर्टेड कह रहा हूं, सॉरी, यू शेप्ड है। तो दो यू शेप्ड कर्व को, एक तो इनपुट कॉस्ट की वजह से एलएसी आ रहा है, एक सेल्स की कॉस्ट की वजह से एलएसी आ रहा है। तो LAC1 LAC2 इनको दोनों को जोड़े तो शेप आपको नहीं लगता यू ही रहेगी? हेलो, है ना? यस सर। तो जब ये यस सर। यू ही रहेगी तो इसका मतलब अब फाइनली हम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मॉडल का एक और लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व निकाल रहे हैं, और ये लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व के अंदर सेल्स की कॉस्ट इंक्लूडेड है। और क्योंकि सेल्स का लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व यू शेप्ड है तो फाइनली जो हमारे इस मॉडल के अंदर एवरेज कॉस्ट कर्व होंगे उनकी शेप एग्जैक्टली सिमिलर होगी पहले वाले लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व, शॉर्ट रन मार्जिनल एवरेज कॉस्ट कर्व। बस डिफरेंस ये है कि यहां पर इनपुट कॉस्ट के साथ साथ एडवर्टाइजमेंट की सेलिंग कॉस्ट भी ऐड कर, ये बात क्लियर है आप लोगों को? हेलो, यस सर। तो भले ही चैप्टर के अंदर, भले ही मॉडल के अंदर आपको एवरेज कॉस्ट कर्व इन्वर्टेड शेप दिखाई, यू शेप दिखाई दे, लेकिन उसका रीजन जो है इस बार इन एडिशन टू अर्लियर रीजंस सेलिंग कॉस्ट का भी है। अच्छा, अब इसकी मुझे क्या जरूरत थी ये सब बातें बताने के लिए? इसकी जरूरत इसलिए थी क्योंकि एडवर्टाइजमेंट परफेक्ट कंपटीशन मॉडल में जहां पर एकदम एग्जैक्टली सेम टाइप के प्रोडक्ट होते हैं, टेक्निकल सब्स्टिट्यूट्स होते हैं, उन्हें डिफरेंशिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, आप में से कई, हम टूथपेस्ट इंडस्ट्री का एग्जांपल ले रहे हैं। आप में से सभी लोग टूथपेस्ट करते हैं, ब्रश करते हैं, टूथपेस्ट यूज करते हैं। कई सारे ऐसे बंदे होंगे जो पेप्सोडेंट यूज करते हैं, कई सारे ऐसे बंदे होंगे जो पतंजलि यूज करते हैं, कई सारे ऐसे बंदे होंगे जो क्लोजअप यूज करते हैं। अब देखो स्ट्रेटेजी, देखो आप साइकोलॉजी कैसे इंटीग्रेट होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स के साथ। जब आपको पेप्सोडेंट वगैरह का एड दिखाया जाता है तो उसमें एक बंदा व्हाइट कोट पहन के एक डेंटिस्ट को खड़ा करते हैं। वो पता है क्यों करा गया है? वो एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट है भाई बेटा, सेलिंग कॉस्ट है। वो पता है क्यों करा गया है? इसीलिए कि बहुत सारे टूथपेस्ट हैं लेकिन हमारे वाला अलग है, ठीक है? ऐसे ही रामदेव बाबा पतंजलि का टूथपेस्ट लेके आते हैं और एड में पता क्या दिखाते हैं? दातुन तोड़ते हुए। वो पता क्यों दिखा रहे हैं? कि भले ही ये टूथपेस्ट है लेकिन हमारे वाला अलग है ना? तो इसका मतलब टेक्निकल सब्स्टिट्यूट्स तो है ये, ठीक है, इकोनॉमिक सब्स्टिट्यूट्स भी है, ठीक है, लेकिन परफेक्ट नहीं है, डिफरेंशिएटेड है। दो वर्ड्स का मीनिंग क्लियर हो जाए, टेक्निकल और इकोनॉमिक सब्स्टिट्यूट्स। टेक्निकल मतलब होता है कि क्या एक स्क्रू ड्राइवर का सब्स्टिट्यूट बन सकता है नाइफ? कई बार अगर स्क्रू ड्राइवर ना मिले तो नाइफ से पेंच खोलने लगते हैं ना, तो एक तरीके का टेक्निकल सब्स्टिट्यूट्स। तो ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया जो पुअर टेक्निकल सब्स्टिट्यूट्स हैं, ठीक है, लेकिन टूथपेस्ट तो टेक्निकल सब्स्टिट्यूट्स है ना। अगर भैया पेप्सोडेंट नहीं है तो ब्रश तो करोगे ना, तो वो एक तरीके से सब्स्टिट्यूट तो है, तो ये टेक्निकल सब्स्टिट्यूट हुआ। क्या वो उसी प्राइस रेंज में है? मतलब पेप्सोडेंट 100 रुपए का है और पतंजलि 98 रुपए का है, तो क्या इकोनॉमिक सब्स्टिट्यूट्स भी है? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि 2-3 रुपए तो चलते हैं ऊपर नीचे। बट अगर एक ऐसा टूथपेस्ट है 100 का है और एक 1000 का है तो वो नहीं है। तो इन दो वर्ड का मतलब ये है, अगर आप इसको रीड करो और आपको कहीं नजर आए, ठीक है। तो ये टेक्निकल सब्स्टिट्यूट्स और इकोनॉमिक सब्स्टिट्यूट्स हैं।
लेकिन बेटा परफेक्ट नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि पतंजलि के अंदर ना एक ऐसी फील आएगी कि हम नेचुरल कर रहे हैं, है ना, और पेप्सोडेंट के अंदर ना एक ऐसा कॉन्फिडेंस आएगा कि ये साइंस और रिसर्च बेस्ड, ठीक है। तो इसीलिए ऑल्दो ये टेक्निकल सब्स्टिट्यूट्स भी हैं, इकोनॉमिक सब्स्टिट्यूट्स भी हैं, बट स्टिल परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स नहीं है। और अगर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स नहीं है तो पेप्सोडेंट टूथपेस्ट का जो डिमांड कर्व होगा वो एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल ना होके थोड़ा स्टीपर हो सकता है, बट बहुत ज्यादा भी नहीं। क्यों? क्योंकि उसके बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स हैं, एग्जैक्टली नहीं है लेकिन टेक्निकल और इकोनॉमिक सब्स्टिट्यूट्स तो हैं। इसी के साथ साथ मैं तुम्हें पहली क्लास को याद दिलाना चाहूंगा इलास्टिसिटी में मैंने क्या कहा था कि पतंजलि टूथपेस्ट की डिमांड करो मोर इलास्टिक है, और पूरे के पूरे टूथपेस्ट इंडस्ट्री के टूथपेस्ट की डिमांड करो इन इलास्टिक है। और यहां पर क्या टर्म यूज करी थी? ब्रॉड डेफिनेशन और नैरो डेफिनेशन। याद आ रहा है? हेलो, यस सर। याद आ रहा है ना? तो इसका मतलब साइमल्टेनियसली अगर देखा जाए पेप्सोडेंट और पतंजलि, ठीक है, दोनों के टूथपेस्ट के डिमांड कर्व जो है एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल नहीं है, एग्जैक्टली ऐसे नहीं है, बट कुछ फ्लैटर है। और ये जो कुछ फ्लैटनेस है ना उन्हें पावर दे देती है प्राइस को थोड़ा सा बढ़ा सके। हाँ, क्वांटिटी जरूर गिरेगी बट स्टिल दे विल बी एबल टू सेल सम यूनिट्स। बट इन दिस केस परफेक्ट कंपटीशन में अगर जरा सा 10 रुपीज 10.1 भी अगर मैं चार्ज करता था बनाना सेल करने के लिए तो मेरा एक भी बनाना सेल नहीं होएगा। वाई? क्योंकि एग्जैक्टली सेम प्रोडक्ट सिमिलर साइड वाले स्टॉल में रखा हुआ है। लेकिन यहाँ पे बेटा एग्जैक्टली नहीं है, क्योंकि आपके जो पेरेंट्स हैं जिनको दिमाग में ये चल गया होगा, नहीं वो होता है ना हमारा भारत माता और ये सब, ये जो साइकोलॉजी चलाते हैं, नहीं हम तो अपने देश का स्वदेशी प्रोडक्ट, और ये चीजें क्यों चलाते हैं पता है? ये डिफरेंशिएट करते हैं, ये आपके डिमांड कर्व को हॉरिजॉन्टल से फ्लैटर, वो सॉरी फ्लैटर से स्टीपर बनाने की कोशिश करते हैं। तो इससे क्या होगा कि थोड़ा सा प्राइस अगर पतंजलि चार्ज भी करे ना तो भी मैं भारत माता के लिए महंगा ले लूंगा, ठीक है, तो मैं स्वदेशी प्रोडक्ट है मैं ले लूंगा। और वैसे भी ये हर्बल है तो मैं ले लूंगा। देखो कितनी सारी चीजें जोड़ दी जाती हैं उस प्रोडक्ट के साथ। तो इससे क्या होता है, एक इसकी इमेज क्रिएट करी गई, इसकी इमेज क्रिएट करी गई रामदेव बाबा के योगा द्वारा, नेचुरल चीजों के द्वारा। तो आपका जो प्रोडक्ट है ना उसका ना स्टीपर हो गया। गांव वाले लोगों को क्या पता बेचारों को, वो तो उनके लिए स्टीपर डिमांड कर हो गया। तो अब वो लोग अगर 100 रुपए का टूथपेस्ट 105 में देने लग जाए बाबा जी, तो लोग स्विच नहीं करेंगे। पता है क्यों? क्योंकि वो भरोसा, वो उनको लगता है कि टूथपेस्ट तो है लेकिन डिफरेंट है। तो वो भरोसा जो उनको हो गया ना वो उस डिमांड कर्व को स्टीपर बना देता है थोड़ा सा। और तब जब वो प्राइस इंक्रीज करते हैं, इस प्राइस से इस प्राइस पर जाएंगे और क्वांटिटी रिड्यूस होगी, तो भले ही क्वांटिटी रिड्यूस होती है बट कम रिड्यूस होती है, एकदम से जीरो नहीं हो जाएगी जैसे कि परफेक्ट कंपटीशन के केस में होती है, ठीक है। एक तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ओके, अब ये सारे प्रोडक्ट्स के साथ होएगा, पेप्सोडेंट के साथ, क्लोजअप के साथ। क्लोजअप में कौन को कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स को दिखाते हैं क्योंकि उनके जो माउथ है उसमें से खुशबू आनी चाहिए, तो वो ज्यादा उसके अंदर मिंट रहता है, ठीक है। तो ये सारी क्रिएशन बेटा क्यों हो रही है? एडवर्टीजमेंट की वजह से, राइट। तो अगर हम इन कॉस्ट कर्व के अंदर एडवर्टीजमेंट की कॉस्ट ना इंक्लूड करें तो फिर तो हमारा मॉडल नहीं बनेगा ना मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो इसलिए हमें सेलिंग स्ट्रेटेजीज की कॉस्ट, एडवर्टीजमेंट की कॉस्ट की भी जरूरत थी कि हमारे जो लॉन्ग जो कॉस्ट कर्व बन रहे हैं उनके अंदर अब इंक्लूडेड है, इम्प्लिसिटली इंक्लूडेड है कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट एंड सेलिंग, ठीक है। तो ये इसका रैशनल था। दूसरा रैशनल आपको पता चल चुका है कि क्यों है फ्लैटर, क्योंकि डिफरेंशिएट थ्रू मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज करा गया है। अब तीसरा पॉइंट भी याद रखना है कि पेप्सोडेंट का तो ऐसा है और पतंजलि का भी ऐसा है, लेकिन अगर ये सारे के सारे टूथपेस्ट क्लब कर लें, इन्हें मर्ज कर दें इन सारी टूथपेस्ट इंडस्ट्री को, और फिर ये प्राइस अगर बढ़ाएं तो क्वांटिटी बेटा बहुत कम गिरेगी। पता है क्यों? क्योंकि
सब्स्टिट्यूट खत्म हो गए ना, मतलब एक ही ओनर है, अब क्या ही कर लोगे। अब सारे एक साथ प्राइस बढ़ा रहे हैं तो डिमांड कुछ ज्यादा गिरेगी क्या? आपको नहीं लगता कम गिरेगी, क्योंकि Yes, sir. ऑप्शन नहीं है ना। बस ये बातें समझ में आ गई ना, ठीक है। बस अब कुछ नहीं है इस मॉडल में, आसान है। तुम्हें लग रहा होगा कि अभी तो शुरू ही नहीं हुआ, लेकिन ये बेसिक इंट्यूशंस हैं, ये दिमाग खराब सर करती है। हाँ हाँ बोलो। सर जब सारे क्लब कर दिए फिर तो वो मोनोपोली बन जाएगा ना। हाँ इसीलिए तो फिर वो और ज्यादा स्टीपर हो जाएगा, है ना। यस सर। तो देखो ये assumptions देख लेते हैं बेटा। लार्ज नंबर ऑफ बायर सेलर, सिंपल assumption है, कुछ है नहीं। प्रोडक्ट्स ऑफ सेलर आर डिफरेंशिएटेड, कुछ भी नहीं है। एंट्री एग्जिट, हाँ क्योंकि मोनोपोली तो है नहीं, मोनोपोलिस्टिक है तो एंटर वगैरह कर सकते हैं। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, हाँ ये तो हर एक बंदा करता है। प्राइस इज ऑफ फैक्टर, जो भी इसमें इनपुट हो रहे हैं वो टेक्नोलॉजी है, कॉन्स्टेंट है, हाँ कोई ज्यादा खास वो है नहीं, ठीक है। एजम्पशन इसका ज्यादा रोल है नहीं। फॉर्म, हाँ ये इंपॉर्टेंट एजम्पशन है, फॉर्म को लगता है कि वो एग्जैक्टली डिमांड कर को जानती है और कॉस्ट कर को जानती है। एक्चुअली में वैसा होता नहीं है, रियल वर्ल्ड में हम बस एक एवरेज कॉस्ट कैलकुलेटर के साथ यूज करते हैं और फाइंड करते हैं। बट यहाँ पर एज्यूम कर रखा है कि कांस्टेंट हर पॉइंट पे आपको कॉस्ट पता है, हर पॉइंट पे आपको डिमांड पता है। और ये चीज हमारे लिए इसलिए जरूरी थी, तभी तो हमने डिफरेंशिएबिलिटी सीखी थी, डिफरेंशिएशन वगैरह सीखी थी, ठीक है। तो हैंड रेस कर रहा है कोई? हेलो सर हाँ बोलो। सर हमें परफेक्ट मतलब परफेक्ट इंफॉर्मेशन कंज्यूमर साइड से नहीं है, तभी हम मार्केटिंग कॉस्ट इनकर कर रहे हैं, लेकिन फर्म को पता है हमारे डिमांड का। हाँ वो तो इंडिविजुअल है, उन्हें क्या पता, वो तो भाई Sir. उसके हाँ डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट की सेलिंग स्ट्रेटेजी और एडवर्टीजमेंट स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, ठीक है। मतलब सर जब वो लोग क्लब फॉर्म कर रहे हैं तो मतलब एक टाइप होता है सर, वो लोग कार्टेल फॉर्म कर रहे हैं ना, ये पतंजलि, पेप्सोडेंट, क्लोजअप, जब वो क्या लोग मतलब क्या कर रहे हैं? कार्टेल फॉर्म कर रहे हैं ना सर, जब वो लोग एक क्लब फॉर्म कर कर रहे रहे हैं। हैं, हाँ वो कह सकते हो तुम एक तरीके से, लेकिन वो मैंने समझाने के लिए करा है ओके सर। आपको कि वो इंडस्ट्री का डिमांड का स्टीपर है, ऐसा कुछ होता नहीं है, ऐसा हो नहीं रहा है कुछ। कार्टल का गेम ओलिगोपोली में होता है, मोनोपोलिस्टिक में नहीं चलता है, क्योंकि बहुत सारे बंदे हो गए ना, तो इतने सारे बंदों को एक साथ जोड़े रखना इम्पॉसिबल होता है। ओलिगोपोली के केस में वो रेलेवेंट है। यहाँ पे मैंने इसलिए यूज करा है कि थोड़ा सा समझ में आ जाए कि हाँ इंडस्ट्री का पूरा डिमांड कर जो होगा वो स्टीपर होगा, ठीक है। उसके बाद देखो टेक्निकल और एक चीज है सर, टेक्निकल और इकोनॉमिक सब्स्टिट्यूट एक ही होता है, अलग अलग है हिसाब से आप बता रहे थे? नहीं, अभी तो बताया मैंने। देखो एक और नहीं, वो एग्जांपल दे इतने देता हूँ, चेंजेबल। एकदम देखो, कोई कोई दो कारें बताओ सेम प्राइस में आ रही है तो क्रेटा, क्रेटा के साथ और कौन, सुजुकी। क्रेटा के साथ और कौन सी आ रही है? वो कोडिया का, यूवी 300। सर डिजायर और ईटियोस। डिजायर और इटियोस नहीं, मैं वो ले लेता हूँ, क्रेटा ले लेता हूँ, और क्रेटा के साथ एक और आ रही है ना सर ये, टीयूवी किया ले लो 300। सर, किया किया। अरे यार हाँ किया सेल्टोस, बस बस ठीक है, किया सेल्टोस और ये हो गया क्रेटा, ठीक है। देखो टेक्निकल सब्स्टिट्यूट इसलिए है, दोनों कारों से बैठ के जहां जाना चाहो जा सकते, तो टेक्निकल हो गया। इकोनॉमिक सब्स्टिट्यूट इसलिए क्योंकि दोनों लगभग सेम प्राइस में आ रही है। क्या अब तुम मुझसे पूछना चाहो काउंटर एग्जांपल, तो क्या फॉर्च्यूनर और क्रेटा इकोनॉमिक सब्स्टिट्यूट से नहीं है? वो 50 लाख की है और 16-17 लाख की है, ठीक है। हाँ टेक्निकल सब्स्टिट्यूट्स हैं, हाँ है, वो भी पहुंचाती हैं कहीं पे, आपको ट्रांसपोर्ट करती हैं, ये भी ट्रांसपोर्ट करती हैं। हमें ये जो मॉडल है इसके अंदर ऐसे प्रोडक्ट हैं जो टेक्निकल सब्स्टिट्यूट्स भी हैं, इकोनॉमिक सब्स्टिट्यूट्स भी हैं, एग्जैक्टली प्राइस सेम नहीं है, थोड़ा थोड़ा अलग है, ठीक है, लेकिन एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर है, विद इन अ रेंज। समझ में आ गया? यस सर। Yes, सर sir. जो ये 5th पॉइंट है, मतलब सभी फर्म्स जो है दे आर यूजिंग द सेम टेक्नोलॉजी एंड द इनपुट कॉस्ट सभी सभी चीजें सेम है, ऐसा हाँ ही है ना? हाँ हाँ एग्जैक्टली, हाँ बिल्कुल ठीक है। अब देखो बस जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है ना उनके डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट में, वो मार्केटिंग और सेलिंग स्ट्रेटेजी के थ्रू हो रहा है, वो पब्लिक इमेज ऐसे बना रहे हैं दिमाग में तुम्हारे, ठीक है। अब देखो 7th और 8th इंपॉर्टेंट है, तो इसे पढ़ना होगा तुम लोग, एक बार रीड कर लेना, हालांकि ना भी रीड करे कोई तो सीधे नोट्स पढ़ोगे समझ जाओगे, ठीक है। 7th वाली है मायोपिक बिहेवियर वाली, यानी मान लीजिए मैं एक मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन फॉर्म हूँ, ये जब मैं मॉडल को एक्सप्लेन करूंगा तो तुम्हें और जल्दी आसानी से समझ में आएगा। मैं एक मोनोपोलिस्टिकली कॉम्पिटिटिव फॉर्म हूँ, मैं अगर प्राइस रिड्यूस करती हूँ तो आई एम एज्यूमिंग, क्योंकि इतनी सारी फॉर्म है
और मैं थोड़ा सा प्राइस रिड्यूस करूंगी तो मेरी कुछ एक्स्ट्रा क्वांटिटी सेल होएंगी, और वो एक्स्ट्रा क्वांटिटी सेल जो नए बंदे आएंगे टूथपेस्ट को परचेज करने, क्योंकि लिमिटेड बंदे हैं टूथपेस्ट करने वाले, है ना, अब क्योंकि एनिमल तो करेंगे नहीं, ह्यूमन बीइंग से करेंगे, तो वो जो भी बंदे आए होंगे वो दूसरी कंपनियों से टूट के आए होंगे। लेकिन मैं एज्यूम कर रही हूँ कि वो जो उनकी कंपनियों से टूट के आए हैं मेरे प्राइस रिड्यूस करने से, मान लीजिए 100 ही आए, लेकिन कंपनियां 100 हैं, और सारी कंपनियां 100 टूथपेस्ट बेच रही थी, मैं भी 100 बेच रही थी। अब मैंने हल्का सा प्राइस रिड्यूस करा और मेरे 110 बिक रहे हैं, तो हर कंपनी से एक एक टूट के आया कस्टमर मेरे पास, क्योंकि अब 100 में से सबके 99 हुए हैं, तो एक एक जो टूटा है ना उसकी वजह से उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और वो अपना प्राइस चेंज नहीं करेंगे। और अगर वो अपना प्राइस चेंज नहीं करेंगे तो मेरी सेल बढ़ जाएगी, और वो कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, ये मैं ऐसे मान के चल रहा हूँ। ठीक है, ये मेरा मायोपिक बिहेवियर है, लेकिन एक्चुअली में हो सा रहा होगा वो भी साइमल्टेनियसली यही चीज सोच रहे होंगे, और वो भी अपना प्राइस क्या कर रहे होंगे, वो भी अपना प्राइस क्या कर रहे होंगे बेटा, हेलो, डिक्रीज। डिक्रीज कर रहे होंगे। Reduce. ठीक है, डिक्रीज कर रहे होंगे तो उनके कस्टमर टूट के आएंगे क्या, नहीं। नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, है ना। अल्टीमेटली पूरी की पूरी इंडस्ट्री क्या करेगी, प्राइस रिड्यूस कर देगी, है ना। Yes. अब नए कस्टमर तो आएंगे ना, वो वाले कस्टमर जिनको महंगा पड़ता था टूथपेस्ट, अब क्योंकि सारी इंडस्ट्री कंपनियों ने टूथपेस्ट का प्राइस रिड्यूस कर दिया, तो और 10 कस्टमर आ गए। ठीक है, नए वाले, ठीक है, जो पहले ब्रश ही नहीं करते थे, दातुन करते थे, पैसे नहीं थे, और वो एग्जैक्टली सब में एक एक बढ़ जाएंगे। ठीक है, क्या ऐसा जरूरी है कि सब में एक एक बढ़ जाए, नहीं, डिपेंड करता है किसका डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट ज्यादा डिफरेंशिएटेड है, किसकी इलास्टिसिटी, किसकी स्टीपनेस अलग अलग है, डिफरेंट है। ठीक है, किसका ज्यादा स्टीपर है, किसका ज्यादा फ्लैटर है, तो उसके पास ज्यादा जा रहे होंगे जिसका ज्यादा फ्लैटर है। ठीक है, लेकिन इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए मॉडल को, चैम्बरलिन ने एक चीज एज्यूम कर ली। उसने एज्यूम कर लिया कि लेट अस एज्यूम सबका डिमांड कर्व और सबके डिमांड कर्व की इलास्टिसिटी सेम है। जैसे कि ये डिमांड कर्व है ए का, ए पतंजलि का, इसी के ऊपर एग्जैक्टली लाई करता है डिमांड कर्व पेप्सोडेंट का, इसी के ऊपर एग्जैक्टली लाई करता है डिमांड कर्व क्लोजअप का। तो देखो, परफेक्ट कंपटीशन में क्योंकि कोई डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट नहीं था, सब एक जैसे थे, तो वहां पर एक फर्म के डिमांड कर्व में मैं दूसरा डिमांड कर्व ऐड कर सकता था, और उससे मैं एक एग्रीगेट डिमांड कर्व निकाल सकता था इंडस्ट्री का, और इस उसकी हेल्प से मैं क्या करता था, आपको याद है ना, इंडस्ट्री का इक्विलिब्रियम मैं एक अलग डायग्राम में दिखाता था और फर्म का अलग में दिखाता था। तो वो जो इंडस्ट्री का जो डिमांड कर्व होता था वो एग्रीगेटेड होता था बाकी सारी फर्म्स के डिमांड कर्व का, और वो इसलिए होता था क्योंकि बाकी सारे जो फर्म्स के डिमांड कर्व होते थे बेटा, वो एग्जैक्टली सेम स्लोप के होते थे। क्यों, क्योंकि डिफरेंशिएटेड तो है नहीं, है ना, डिफरेंशिएटेड तो होते नहीं थे उनके। ठीक है, हाँ, अब तुम बोलोगे कि पर्टिकुलर फर्म को सेल करने के लिए ये डिमांड करो हॉरिजॉन्टल होता था, लेकिन जब वो सारे के सारे ऐड करते थे इंडस्ट्री का डाउनवर्ड स्लोपिंग होता था, उसका सप्लाई होता था, और यहाँ से एक पी डैश प्राइस आता था जिसको हम यहाँ पी डैश प्राइस चार्ज करते थे, और ये डिमांड कर से हम इक्विलिब्रियम निकालते थे। लेकिन यहाँ पे तो सारे टूथपेस्ट का जरूरी थोड़ी ना है सेम स्लोप का डिमांड कर वो, क्योंकि एग्जैक्टली सेम प्रोडक्ट नहीं है, सबकी इलास्टिसिटी अलग अलग हो सकती है। लेकिन अगर ऐसा होगा तो मेरे लिए ना सारे इंडिविजुअल फर्म्स के डिमांड कर्व को ऐड करना मुश्किल हो जाएगा। तो मैंने ना एक हीरोइक अजम्पशन ली। हीरोइक अजम्पशन ये, सारे टूथपेस्ट की डिमांड जो कंपनीज हैं उन सबके टूथपेस्टों की इलास्टिसिटी, डिमांड कर्व की स्लोप सेम है। इससे मेरे को एक फायदा हो जाएगा, ये हो जाएगा कि जब मैं इक्विलिब्रियम दिखाऊंगा एक फर्म का इक्विलिब्रियम दिखाऊंगा यानी पतंजलि का, तो साइमल्टेनियसली मान लीजिए ये क्वांटिटी, ये डिमांड कर्व है और इसका ये एमआर कर्व है, और यहाँ पे मेरी मार्जिनल कॉस्ट कट करेगी और ये मैं प्राइस दिखाऊंगा। तो आपको नहीं लगता कि इसी डायग्राम के अंदर मैंने फर्म और इंडस्ट्री दोनों का इक्विलिब्रियम दिखा दिया? कैसे? क्योंकि सबके डिमांड कर्व सेम है।
सेम है, इलास्टिसिटी सेम है। ये हीरोइक अजम्पशन है, इसी को हीरोइक अजम्पशन बोला गया है, ठीक है। और यही इसका क्रिटिसिज्म है। क्या ऐसा होता है? नहीं, क्या पता अलग अलग टाइप के कस्टमर होते हैं, क्या पता जो साइंस में बिलीव करने वाले ज्यादा कस्टमर हैं पेप्सोडेंट वाले, उनका डिमांड कर ज्यादा इनइलास्टिक हो सकता है पेप्सोडेंट के लिए। अगर वहां पर प्राइस बढ़ रहा होगा तो वो और कम स्पीड से गिरा रहे होंगे। पेप्सोडेंट का डिमांड करो, ऐसा हो सकता है अगर वहां पर आप प्राइस बढ़ा रहे होगे तो उनकी डिमांड कम से गिर रही होगी, क्योंकि साइंस में बिलीव करने वाले बंदे हैं और ऐसे बंदे जनरली एजुकेटेड भी होते हैं और पैसे वाले भी होते हैं, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बाबा रामदेव वाले कस्टमर की डिमांड करो, फ्लैट हो सकता है। वो वाले इनकम ग्रुप के बंदे हो सकते हैं कि हाँ स्टार्टिंग में तो ठीक है भारत माता ठीक है, लेकिन बाद में फिर स्वदेशी और ये सब बातें भूल जाएंगे। अगर ज्यादा प्राइस बढ़ा है तो झट से डिमांड गिरा देंगे, ठीक है। तो ये वाली प्रॉब्लम आती, फिर मैं इसको इसमें ऐड कर कैसे करता और एग्रीगेट डिमांड कर कैसे दिखाता? ये अलग अलग स्लोप होते हैं ऐसे, ठीक है। तो मैंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और एक ही डायग्राम में फार्म का और इंडस्ट्री का इक्विलिब्रियम दिखाने के लिए सारे डिमांड करूँ की इलास्टिसिटी और टेस्ट एंड प्रेफरेंस सबको इक्वली डिवाइड कर दिया, और इनफैक्ट सारे कस्टमर्स को भी इक्वली डिवाइड कर दिया। 100 कस्टमर है, 10 फर्म है, तो सबके पास 10-10, ठीक है। और ऐसा जब मैं कर दूंगा तो एक ही डायग्राम के अंदर इंडस्ट्री और फर्म का इक्विलिब्रियम मैं शो कर दूंगा, ठीक है। तो ये एक हीरोइक अजम्पशन थी। इन हीरोइक अजम्पशंस के बेस पे, अच्छा एक चीज याद रखनी है आपको, फर्स्ट टाइम में आधी बात समझ में आएगी, सेकंड टाइम में आधी की और आधी आएगी, थर्ड टाइम में पूरी आएगी। तो घबराने की बात नहीं है, ये एकदम वो वाला नहीं है हिस्ट्री वाला के भैया सुनेंगे और आ गया। थोड़ा सा आपका एफर्ट लगवा के आएगा, ठीक है। बट मैं सारे डाउट करूंगा और कल भी हम इसे रिवाइज करेंगे। कल भी पता है एक्सेस कैपेसिटी करने से पहले मैं पूरा रिवाइज करूंगा। तो मैं ये बात आपको इसलिए कह रहा हूँ ताकि आपको कॉन्फिडेंस रहे। फिर से यूं ही रिवाइज करूंगा और फिर एक्सेस कैपेसिटी आधे घंटे में ऐड कर, क्योंकि एक्सेस कैपेसिटी ज्यादा है। तो मैंने आपको बोला था मैं 2 बार कराऊंगा इसे, क्योंकि उससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा और साथ में रिकॉर्डिंग भी देखना, ठीक है। तो जब जाके ये अच्छा होएगा। और इससे फिर क्या है तुम्हारे ये इसमें से क्वेश्चन आते हैं ऑल्टरनेट ईयर्स पे, ज्यादातर 2-3 साल बाद आते हैं, तो ये श्योर हो जाएंगे तुम्हारे, ठीक है। तो अब देखो चलते हैं, कॉस्ट वगैरह मैंने तुम्हें समझा दिया। अब चलते हैं हम मॉडल्स पे। इन मॉडल्स को एक्सप्लेन करेंगे बेटा, और इन मॉडल्स को एक्सप्लेन करते वक्त मैं पूरी एक स्टोरी के फॉर्मेट में जाऊंगा, स्टोरी बताऊंगा और उस स्टोरी के हिसाब से आपको आगे मूव करते जाना है। एंड में हम डाउट्स वगैरह लेंगे, ठीक है। फिर हम हाँ हाँ बोलो। सर बस एक क्वेश्चन, इनमें से चेम्बरलेन मॉडल कौन सा है? 1 मिनट बेटा, मैंने इन बच्चों को मैं करता तो हूँ, ये फिर भी ध्यान नहीं रखते हैं क्लास में। एक मिनट रिप्लाई कर रहा स्टूडेंट। ओके हाँ हाँ बोलो बेटा। सर ये जो तीनों है, ये तीनों मिला के तीनों चेम्बरलेन चैम्बर मैं बताता हूँ इसके पीछे क्या किया इसने। ये इसको पता था कि बच्चों को एकदम ऐसे समझ नहीं आएगा, तो उसने जो तीसरे वाला मॉडल है ना उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो वो जो प्रोसेस, मेन प्रोसेस जो तीसरे मॉडल में होएगा ना, वही डायग्राम तुम्हारे लिए ज्यादा काम आना है। लेकिन उसको 2 पार्ट में डिवाइड करके समझाया गया। पहले इसका हाफ पार्ट समझाएंगे, फिर बाकी का पार्ट समझाएंगे, और फिर दोनों को इंटीग्रेट करके तीसरा मॉडल आएगा, ठीक है। तो अब ये मॉडल स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं ताकि इकोनॉमिक इंट्यूशन बिल्ड हो पाए तुम लोगों की। देखो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में ये तो तुम समझ गए कि फ्री एंट्री और एग्जिट है, राइट, है ना। तो यानी नई नई फर्म आ सकती है ना। और नई फर्म कब आती है बेटा, याद है? सर जब सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट होता है। एग्जैक्टली। तो जब तक नई फर्म आती रहेंगी जब तक सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होगा, है ना। यस सर। तो यानी एक एक इक्विलिब्रियम इस तरीके से सेट होएगा इस मार्केट में। दो टाइप से इक्विलिब्रियम प्रोसेस पे हम रीच करेंगे। एक तो नई फर्म आ रही होगी,
नई फर्म, ठीक है। नई फर्म आ गई जैसे कि जीप कंपास इंडिया में आ गई। हम अब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को ले रहे हैं क्योंकि ये मेरे लिए एक अच्छा एग्जांपल रहेगा, मैं आपको बता पाऊंगा कि फोर्ड कंपनी क्यों छोड़ के चली गई, एंडेवर वाली, गुजरात का प्लांट क्यों बंद कर दिया उसने। तो इसके एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझा पाऊंगा। तो ये पूरा प्रोसेस हम इसको ना कन्वर्ट कर देते हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, क्योंकि देखो वहां पर काफी सारी फार्म्स है, तो एक दो तो है नहीं, काफी सारी है। हाँ, अगर देखा जाए तो वो ओलिगोपोली मार्केट है, क्योंकि आप में से कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन सिंप्लीफिकेशन के लिए फिर भी सफिशिएंट नंबर है। ओलिगोपोली में डुओपोली ट्राइपोली होती है, तो लेकिन वहां पर देखा जाए तो कम से कम 8-10 कंपनी तो है, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो हम उसको ना अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए उसको हम मोनोपोलिस्टिक समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये बीच में आर्गुमेंट मत लाना जब मैं समझा रहा हूँ, तो मैंने तुम्हें पहले ही क्लियर कर दिया, ठीक है। हाँ, तो देखो साइमल्टेनियसली दो प्रोसेस होता है इस ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। एक तो ये कि नई कंपनियां आ रही होगी, अगर हमारे देश में कारों की सेल से सुपरनॉर्मल प्रॉफिट हो रहा होगा। दूसरा, जो एग्जिस्टिंग फर्म्स है वो आपस में कंपटीशन कर रही होंगी, और कंपटीशन वो कैसे करती हैं, प्राइस रिड्यूस करके, राइट। हेलो, प्राइस गेम चलता है ना, प्राइस वॉर, ठीक है। यस सर, यस सर। वो अपना प्राइस रिड्यूस करके, तो साइमल्टेनियसली इक्विलिब्रियम रीच होने के लिए लॉन्ग रन में दो प्रोसेस चल रहे हैं। एक तो नई फर्म्स आ रही है, और दूसरा जो एग्जिस्टिंग फर्म है वो कंपटीशन कर प्राइस वाला। तो ये दोनों को अलग अलग डिवाइड करती है। पहले मॉडल में हम ये देखेंगे कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट बिल्कुल ना रहे, एग्जैक्टली उतनी फर्म हो मार्केट के अंदर कि आपका नॉर्मल प्रॉफिट आ रहा है। दूसरे में ये देखेंगे जब वो नॉर्मल प्रॉफिट आ गया और सारी की सारी ऑप्टिमल नंबर ऑफ फर्म्स एंटर कर चुकी हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, अब उनके बीच में कंपटीशन हो रहा है, और जब उनके बीच में कंपटीशन होगा तो एंड में हम कहाँ पहुंचेंगे, वो वाला हमारा फाइनल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो चलिए, इस पहले मॉडल में क्या है कि यहाँ पर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होगा और नई फर्म्स एंटर करेगी, तो ये देखते हैं। ओके, डायग्राम को एक्सप्लेन करेंगे बेटा, तो पहले डायग्राम को देखते हैं, ठीक है, अच्छे से। ओके, ये लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट है, ये लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर रहा है। तो इक्विलिब्रियम इसमें कैसे होता है, इसमें भी वैसे होता है, एम आर इक्वल टू एम सी। तो अब देखना है कि वो एम आर इक्वल टू एम सी कहाँ पर है। तो देखो, इनिशियली आपका ये डिमांड कर्व है, ठीक है, और इसका ये एम आर कर्व है, ठीक है। हेलो, ये एम आर कर्व है, ठीक है। अब इस एम आर कर्व को एम सी कट करेगी, ठीक है। हेलो, एम सी कट करेगी बेटा इस एम आर कर्व, ठीक है? तो यानी ये वाला प्लांट यूज कर रहा होगा। ये डायग्राम ना बुक में नहीं दे रखा मैं, लेकिन बना रहा हूँ ताकि तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए आसान है। ये हमारा प्लांट था, राइट, ये वाला प्लांट होगा, क्योंकि हम लोग सी, ये वाली क्वांटिटी, एक फर्म की बात हो रही है ये, और क्या सिर्फ एक फर्म की हो रही है, नहीं, सारी फर्मों की, एक फर्म की भी और पूरी इंडस्ट्री की भी। इसी सारे डिमांड करो पे सारे के सारे बाकी ओवरलाई कर रहे हैं, क्योंकि हमने पहले ही अजम्पशन ले ली हीरोइक के सबके डिमांड करो और सबके कॉस्ट करो सेम है। अब ये एलएमसी जो है सिर्फ एक फर्म का एलएमसी नहीं है, बाकी सबका भी है। तो यानी यहाँ पर जब मैं इक्विलिब्रियम दिखाऊंगा पीएम प्राइस, तो सिर्फ एक फर्म नहीं चार्ज कर रही, सब चार्ज कर रही है। रियल वर्ल्ड में क्या होता है, ऐसा नहीं होता है। रियल वर्ल्ड में इकोनॉमिक सब्स्टिट्यूट होते हैं, यानी पीएम से जरा सा नीचे हो सकता है दूसरे वाली इंडस्ट्री का पीएम डैश, और फिर हम क्या बोलते हैं वहां पे रियल वर्ल्ड में क्या निकल के आता है, क्लस्टर ऑफ इक्विलिब्रियम प्राइसेस। इसीलिए चैम्बरलिन के मॉडल में कुछ कमियां हैं, वो उसका क्रिटिसिज्म है, लिमिटेशन है, जो कि बात के लिए है। लेकिन हमने ये सारी प्रॉब्लम्स ना आए, क्योंकि अगर ऐसा होता बेटा तो अलग अलग डिमांड करो दिखते और अलग अलग कोस्ट करो बनते। ये 70 कोस्ट करो बनाने पड़ते मुझे, ये LMC1 फिर LMC2 फिर LMC3 कैसे दिखाता डायग्राम में, क्यूम्बरसम हो जाता। इसमें बहुत सारे अलग अलग डिमांड कर्व होते, हर फॉर्म का, हर का MR अलग दिखाता। क्या करता मैं, और मॉडल क्या होता है, कॉम्प्लेक्स रियलिटी का सिंपल वर्जन। तो हमने क्या करा, एजम्पशन ली और सबके सेम डिमांड कर और सबके सेम कॉस्ट कर। रियल वर्ल्ड में ऐसा होता नहीं है, यही इसका लिमिटेशन है, क्रिटिसिज्म है, आया हुआ है ये पेपर में। लेकिन हमने एजम्पशन ली टू सिंप्लीफाई द मॉडल। तो
ये वाला पॉइंट कैसे आ रहा होगा, यहाँ पे एक पर्टिकुलर कोई प्लांट इसने यूज कर रहा होगा और उस प्लांट का शॉर्टर मार्जिनल कॉस्ट कर्व ये जा रहा होगा, ये इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा होगा, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। तो ये वाला इक्विलिब्रियम है स्टार्टिंग में। ठीक है, देखो ये वाली जो बातें मैं बता रहा हूँ ये लिखने की भी जरूरत नहीं है, ना बुक में है, बुक में नहीं मिलेंगी ये जब तुम ये पढ़ोगे, लेकिन ये बैक ऑफ द माइंड चलनी चाहिए। ठीक है, अब प्रोसेस कहाँ से शुरू होता है, तुम्हें क्या कर, बुक में क्या मिलेगा और तुम्हें समझने की क्या जरूरत है, देखो समझने की तो ये भी जरूरत थी तो ये बता दिया मैंने, लेकिन ठीक है। लेकिन अब देखो इनिशियली ये डिमांड कर्व है एक फर्म का भी और पूरी इंडस्ट्री का, डी डैश और इसका MR1, और ये लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट यहाँ पर काट रहा है, और इसकी इस क्वांटिटी को जो ये प्रोड्यूस करेगा यहाँ पर ये क्या आ रही है, क्वांटिटी आ रही है ये वाली MR इक्वल टू MC फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन, राइट। और इसके अकॉर्डिंग हमारी ये वाला प्राइस सेट हो रहा है PM और ये क्वांटिटी QM। ठीक है, अच्छा अब टोटल रेवेन्यू ये वाला रेक्टेंगल, टोटल कॉस्ट ये वाला, प्रॉफिट ये वाला प्रॉफिट, क्या ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है बेटा, हेलो, यस सर। है यस ना। सर। Yes, तो sir. सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है तो बाहर के लोग भागे आएंगे ना, हमारे भाई बहन रिश्तेदार, हम भी यही बिजनेस करेंगे, हैं। तो यस। उससे क्या होगा, इस देश के अंदर जो कंज्यूमर है, पॉपुलेशन है, वो तो लिमिटेड है ना। तो ये मान लीजिए मैं एक न्यूमेरिकल एग्जांपल दे रहा हूँ, 100 बंदे थे, 10 फर्म थी, सबके पास 10-10 कस्टमर डिवाइडेड थे, और ये एक फर्म का प्राइस डिमांड कर था, और ये दूसरी का भी, तीसरी का भी, चौथी का भी, पांचवी का भी, 6 का, 7, 8, 9, 10 सबका ये डिमांड कर था, और सबके पास ये शेयर था, यानी इस प्राइस पे 10 कस्टमर 10 क्वांटिटी सेल कर रहे थे, इस प्राइस पे 10 क्वांटिटी, सारे के सारे बंदे 10 की 10 फॉर्म PM प्राइस पे QM क्वांटिटी दैट इज इक्वल टू 10 सेल कर रहे थे। ठीक है, अब नए बंदे आ गए प्रोड्यूसर, अब पॉपुलेशन तो उतनी ही है, अब क्या होगा, अब ये जो 100 टूथपेस्ट कंज्यूम करने वाले थे वो किस में इक्वली डिवाइड होंगे, और जो नए बंदे आएंगे वो भी बोलेंगे ना हमें भी कस्टमर चाहिए, और सब में से बराबर बराबर तोड़ लेंगे, और जब सब में से बराबर बराबर तोड़ लेंगे तो सारी फर्म्स का, मेरी जो डिमांड कर्व था, मेरा जो डिमांड कर्व था, मेरा जो ये डिमांड कर्व था एक फर्म का और वो पूरी इंडस्ट्री का भी था। ठीक है, ये डिमांड कर्व आपको नहीं लगता ये शिफ्ट होएगा, ये शिफ्ट हो जाएगा, कम हो गई ना हमारी, हमारा हिस्सा सबका छिन गया नए बंदों के आने की वजह से। क्यों, क्योंकि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहे थे, और बंदे तो आएंगे आके अपना शेयर मांगेंगे, शेयर मांग के मांगते हमारा डिमांड कर इधर शिफ्ट होएगा। और कब तक रहेगा ऐसा बेटा, जब तक सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मार्केट से खत्म ना हो जाए। अब देखो ये वाला डी इसका MR करो, देखो MR2 यहाँ पे आप प्रोड्यूस करोगे, ये ई प्राइस, ये पी प्राइस, और ये क्यूई क्वांटिटी। अब इस पे देखो टोटल रेवेन्यू इक्वल टू एवरेज कॉस्ट के साथ क्वांटिटी मल्टीप्लाई करो टोटल कॉस्ट। अब क्या सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है, हेलो हेलो, नो सर। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट खत्म हो गया, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम हो जाएगा ना, तो इसका मतलब यहाँ पर इस डिमांड कर्व पर जितनी फर्म्स को अंदर आना था वो आ चुकी हैं, अब एंट्री बंद हो जाएगी, अब और नहीं आएंगे, और जितने भी आ गए पहले क्योंकि कम बंदे थे तो ज्यादा प्राइस भी रख पा रहे थे, कंपटीशन भी कम था, और ज्यादा क्वांटिटी 10 यूनिट भी सेल कर पा रहे थे। तो अब नए बंदे आ गए, और जब तक आते रहे, जब तक सारे बाकियों का 8-8 क्वांटिटी टूथपेस्ट नहीं सेल कर पा रहे, क्योंकि सब में डिवाइड हो गई, नए बंदे आए तो उन्होंने भी तो तोड़ दिए ना कस्टमर, और वो आने के बाद प्राइस भी रिड्यूस हुआ है, क्योंकि कंपटीशन बढ़ा होगा, कंपटीशन बढ़ते ही डिमांड कर्व भी पहले जितनी स्टीफनेस वाला नहीं रहते हैं। तो यानी इस नंबर 1 मॉडल में ये दिखाया गया है कि जब तक सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है, दिस विल इम्प्लाई न्यू एंट्रेंट्स, और न्यू एंट्रेंट्स जब भी आएंगे बेटा, जो मार्केट का डिमांड कर्व है, जो इंडस्ट्री का डिमांड कर्व है, फार्म का डिमांड कर्व एंड इंडस्ट्री का सेम है, क्योंकि उसी पे सब ओवरलाई कर रहे हैं, तो वो श्रिंक होएगा।
सबकी डिमांड रिड्यूस होएगी, क्योंकि सबकी डिमांड लीक होएगी टू न्यू एंट्रेंट्स। ठीक है, तो सबकी जो एवरेज डिमांड थी वो रिड्यूस होएगी क्योंकि नए बंदे आए हैं। तो वो जब तक होएगा जब तक आप लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व के टेंजेंट ना हो जाओ, क्योंकि एक बार वहां पर टेंजेंट हो गया डिमांड कर्व और फिर उसके साथ जो प्राइस निकल के आए तो टोटल कॉस्ट इक्वल टू टोटल रेवेन्यू हो जाती है एंड दिस गिव्स 0। ठीक है, आगे बढ़े। सर परफेक्ट कंपटीशन में भी यही हो रहा था, अगर कोई इनोवेशन कर रहा था या नया प्लांट लगा रहा था तो जैसे ही उसको प्रॉफिट होता था दूसरा फर्म आ जाता था। तो यहाँ और वहाँ में क्या अंतर है फिर? क्या कह रहे हो? परफेक्ट कंपटीशन में भी यस सर, परफेक्ट कंपटीशन में भी जहाँ सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होने लगता था। यहाँ पे इनोवेशन यही अंतर है कि देखो डिमांड कर तो इनका अभी भी डाउनवर्ड है ना, उनका तो फ्लैटर था पर हर फर्म का। ठीक है, उनका तो हर फर्म का हॉरिजॉन्टल था, यहाँ पे तो हर फर्म का आज भी डाउनवर्ड स्लोपिंग है, भले ही प्रॉफिट नहीं है इनका। और दूसरा एक और भी है, वहां पर क्या था, मिनिमम पॉइंट था इक्विलिब्रियम का, यहाँ पर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट खत्म हुआ था ना मिनिमम पॉइंट पे। देखो ये तो मिनिमम पॉइंट से पहले ही सुपर नॉर्मल प्रॉफिट खत्म हो गया ना, ये देखो S&P इक्वल सर टू 0 पहले ही हो गया। वहां पे तो परफेक्ट कंपटीशन जब तक चलता रहता था आपका। परफेक्ट कंपटीशन में तो कभी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होगा ही नहीं सर, हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट ही होता है। होता है सुपर जब नहीं इनोवेशन होता है तो। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट बेटा होता है उसमें शॉर्ट रन में, लॉन्ग रन में वो नॉर्मल सुपर नॉर्मल प्रॉफिट खत्म होता है। याद नहीं तुम्हें, मैंने बताया तो था, शॉर्ट रन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होगा, फिर उसके बाद अट्रैक्ट होंगे न्यू एंट्रेंट्स, नए प्रोड्यूसर्स और वो बढ़ेगी मार्केट तो में फिर आएंगे। ठीक है, उसकी वजह से सप्लाई बढ़ेगी तो फिर प्राइस कर्व नीचे कम हो गिरेगा, जाएगा। और वो प्राइस कर्व नीचे गिरेगा तो फिर आपका लॉस हो रहा होगा, तो आप नया प्लांट लगाओगे, नया प्लांट लगाओगे तो फिर एवरेज कॉस्ट और ज्यादा गिरेगी, फिर आप कुछ प्रॉफिट कमाओगे और उसमें कुछ सुपर नॉर्मल प्रॉफिट निकल गया तो फिर बंदे फिर आएंगे नए। और ये प्रोसेस जब तक चलता रहेगा जब तक के इंडस्ट्री का प्राइस ये जो है एग्जैक्टली फार्म के इस प्राइस पर ना आ जाए LAC के मिनिमम पॉइंट पे, और ये आपका ऑप्टिमल प्लांट, और यहाँ पर 0 प्रॉफिट हो जाएगा सुपर नॉर्मल, 0 S&P। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या S&P मिनिमम पॉइंट पे नहीं हुआ बेटा, पहले ही हो गया। ठीक है, और सर दूसरा यहाँ पर डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है, फ्लैटर नहीं है। ठीक है, सर हाँ, जैसे डिमांड कर्व सर जो मोनोपोलिस्ट फेस करते हैं वैसा डिमांड कर्व का शेप है। हाँ मतलब मोनोपोलिस्ट होता तो हो सकता था ये और स्टीपर होता है ना, बट मोनोपोलिस्टिक में थोड़ा फ्लैटर हो जाता है, लेकिन है तो डाउनवर्ड स्लोपिंग ना। सर ये S&P पहले ही एलिमिनेट हो गया, इसका रीजन सर ये बहुत मतलब ये जो आपका पहले कहाँ एलिमिनेट हुआ बेटा, स्टार्टिंग में तो था S&P। नहीं सर, ये मिनिमम पॉइंट से पहले एलिमिनेट हो गया, इसका रीजन ये है कि बहुत सारे एंट्रेंट्स आ गए मार्केट में। इसका रीजन, इसको बोलते हैं एक्सेस कैपेसिटी। इसका रीजन आपको एंड में पता चलेगा लेक्चर के, कल वाले। सर एक बार ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट प्लीज एक बार ग्राफ पे वापस से मार्क करना, मतलब आपने जो किया था ना और पहले कहाँ एलिमिनेट हो रहा है ये सब एक बार। बेटा ये रिकॉर्डिंग देख लोगे तो बेटर रहेगा, सर वरना ये मैं जो कैसे करूँ एरिया है आपका, ना। हाँ हेलो सर जो एक PE बार मैं मतलब कंप्लीट। ओके 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 थैंक यू सर, ये बस एक बार इतना बता दीजिए कि ये वाला जो रेक्टेंगल है PE PM C, एक सेकेंड, ये A to PM to C to B, ये पूरा सुपर A B C ये ना, हाँ ये पूरा ये सुपर ये नॉर्मल प्रॉफिट है। हाँ ये अट्रैक्ट करेगा और बंदे एक्स्ट्रा आएंगे बाहर से, और फिर सब ये जो एग्जिस्टिंग प्लेयर हैं उनके कस्टमर को तोड़ेंगे, फिर सबकी डिमांड करो बढ़ जाएगा तो सबका डिमांड करो कम हो जाएगा, मतलब तो पहले मेरे वाले को प्राइस। इसी में ऐड करना था, इसमें इस वाली डिमांड करके एवरेज कॉस्ट नहीं है क्या? किसकी? इसी वाली डिमांड की जिसका आपने सुपर नॉर्मल प्रॉफिट बताया, क्योंकि जो एवरेज कॉस्ट दिखा रहा है लॉन्ग टर्म वो सेकंड वाली डिमांड करके मतलब उस पर टच लाई कर रहा है, बट जनरली वो मार्जिनल कॉस्ट जो है वो एवरेज कॉस्ट को काटते हुए जाते हैं लोग इससे। देखो बेटा लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट करो डिमांड करो के हिसाब से नहीं होता है कि इसका अलग होएगा या उसका अलग होएगा। अच्छा क्या ऐसा होता है? वो तो किसके हिसाब से होता है, वो तो प्लांट और मशीनरी के हिसाब से होता है, लेबर के। तो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर तो बेटा एक ही होता है, समझ रहे हो? सर ये जो एरिया है सर, ये जो एरिया बच रहा है ये वाला जो रेक्टेंगल सर, ये वाला सर, ये वाला आपका S&P नहीं होगा क्या छोटा सा, क्योंकि ये तो तभी भी आपका LAC के ऊपर है। नहीं S&P कैसे हुआ ये?
हाँ ये ये ड्रॉ करो, ये मुझे ये पूछना इरेज था। करना, इसे इरेज करो। S&P ओके नहीं, ओके ये सर, 45 ओके मुझे सर, भी ओके पूछना है, ये वैसे भी एलएसी के तो ऊपर है मतलब सर। सर देखिए आपका जो अरे मुझे PMCBA है। मुझे तो ओके बोलने सर। दो बेटा, या तुम ही पढ़ा दो। ये S&P सॉरी कैसे सर। है, देखो कैसे S&P है। ये डिमांड कर्व है, ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट था, तो डिमांड सबकी रिड्यूस हुई, सबके बीच में शेयरिंग हुई, डिमांड कर लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुआ। लेफ्टवर्ड शिफ्ट मान लीजिए यहाँ पर ये इस पॉइंट पे नहीं आया पहले, और इसको मैं थोड़ा सा वो बनाता हूँ। मान लो पहले बीच में एक और था, थोड़ा सा शिफ्ट हुआ इधर इतना। अब देख लेना एकदम परफेक्ट तो ऐसे डायग्राम बनेगा नहीं मेरे से, ठीक है। और ये आपका आपका इधर से जा रहा है, ठीक है। तो इसको मतलब थोड़ा सा और ये कर दो, ये जा रहा है, ठीक है। अब ये क्वांटिटी प्रोड्यूस हुई, MR इक्वल टू MC फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन, और ये क्वांटिटी प्रोड्यूस हुई, ठीक है। तो ये प्राइस रहा, ठीक है। और अब आपका एवरेज कॉस्ट कर्व का पॉइंट ये है, तो यहाँ पर भी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है, तो इसीलिए ये और अंदर शिफ्ट होएगा। ये अंदर जब तक शिफ्ट होता रहेगा जब तक ये टेंजेंट ना हो जाए और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट खत्म ना हो जाए। अब ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट ये वाला पॉइंट कैसे नहीं है, देखो ये डिमांड करो टेंजेंट है इस पॉइंट पे, ये टेंजेंट हो गया। अब ये उसका MR कर्व है, ये यहाँ पे काट रहे हैं, और कितनी क्वांटिटी, कितने प्राइस पे, पी प्राइस पे, क्या क्वांटिटी QE, और इस पॉइंट डिमांड कर्व पे कौन सा है, ये वाला है ना नए वाला, इस पे ये E पॉइंट। तो टोटल रेवेन्यू क्या हुआ बेटा, ये प्राइस और ये क्वांटिटी, तो टोटल रेवेन्यू है ना। टोटल कॉस्ट क्या हुआ, टोटल कॉस्ट क्या हुआ, एवरेज कॉस्ट क्या है, यही तो है, यही तो है, और ये क्वांटिटी। तो खत्म तो हो गया। ये लाइन तो कुछ और है, ये तो पुराने वाले की लाइन है, देखो ना, क्या देख रहे हो तुम लोग। एक्चुअली वो A to यस B सर, वाली यस सर, लाइन तो जो है पुराने ना वाले की लाइन है, यस हाँ सर, जी सर, समझ गया। A to B वाली जो लाइन है ना, ये तो पुराने वाले की लाइन है ना, पहले जो था देखो। ये तुम कौन सा अपने मन से क्या कर, वो अरे उसी से ए नहीं सर, वो इस तरह मतलब ड्रॉ है ना, तो सर वो लग हाँ रहा है तो जो मिनिमम टाइप का है। अब तुम समझे इसने क्यों नहीं लिया सबके यस सर, सबको यस अब सर, समझ में आ गया, चैम्बरलिन हमसे स्मार्ट है, क्यों नहीं लिया इसने, ऐसे तो यस सर। पागल हो जाते लोग, कैसे समझते, इसीलिए इसने हीरोइक अजम्पशन ले ली। सेम डिमांड कर, सेम कॉस्ट कर, सब मान लो इसमें, और इसमें सोचो इसमें LMC2 भी होता, 3 भी, फिर क्या करते बताओ। इसीलिए इसने ये हीरोइक अजम्पशन ली। हाँ बोलो बेटा। Sir, so on entry of new, I mean, an entry of another person, the overall quantity demanded is decreasing, sir. No, overall quantity demanded is not decreasing. So, Share of the firms are decreasing. okay. So, Overall quantity decrease ka decrease means that people who are using toothpaste are decreasing. Number of people you are using toothpaste are decreasing. That is not happening. In fact, due to new seller, some of the customers of the existing producers going to them, and because of that, everyone's the existing players demand for their product is shrinking, and it's shifting to the left side. okay. So the MR2 over here, the quantity demanded. If the demand curve will shift, the MR curve will also be the new MR curve. Okay. Okay. Right? Okay. Is it? So, Have you got it? Hello? Yeah. Yes, sir. Yes, sir. so since the demand curve of the individual firm and the market and the industry is the same, that's what has been assumed. So if you're Yes. saying that for an individual firm the demand is shrinking, then when we show the demand curve for the industry, then how do we show that? Exactly like that, because it's not that the firm one demand curve is shifting to the from D dash DD dash to DE dash. All other firms demand curve is also shifting. So I can say the entire industry demand curve is shifting, because not just the Pepsodent one customer is going, but to the new entrant, but one customer from all the existing player is going to the new supplier. Are you getting it? Yes. थोड़ा सा ट्रिकी है बेटा, 1-2 बार में आएगा, मैंने पहले ही तुम्हें बोला था।
हेलो, Yes, sir. यस सर। Yes, आ, sir. आ, आगे बढ़े। Yes, sir. ये है सेकंड मॉडल। चलो इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं, 1 मिनट। देखो इसमें ना स्टार्टिंग में हार्ड वर्क है, थोड़ा सा लॉजिक ढूंढना होता है, थोड़ा सा दिमाग घिसना पड़ेगा, लेकिन इसमें ये प्रिसीशन है कि क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे। क्योंकि देखना अब तुम जब जाके प्रीवियस ईयर पढ़ोगे ना तो एग्जैक्टली सेम चीजें पूछी गई है, जो मैं ट्यूशन तुम्हें बता रहा हूँ ऐसे ही ऐसी चीजें पूछी गई है, यू का यूं लिखना है और मार्क्स पूरे मिलेंगे, क्योंकि राइटिंग स्किल का लफड़ा नहीं है। बट प्रॉब्लम ये है कि बेटा इसको ना सुपरफिशियल तरीके से, तुक्के से नहीं समझ सकते कि मोटा मोटा हाँ 5 पॉइंट मैंने बना लिए और 5 पॉइंट चेप दूंगा मैं, ऐसी वाली फीलिंग का काम नहीं है यहाँ पे। होता है ना कि 5 पॉइंट मैं लिख दूंगा मार्क्स, ऐसे नहीं है इसमें कुछ नहीं चलेगा ऐसे। इसमें यूनिवर्सिटी वाला में एग्जैक्टली वही लिखना होगा जो पूछा गया है, और एग्जैक्टली वही आंसर लिखना होगा जो एक्चुअल में इसका आंसर है। एडिशनल फालतू के पॉइंट लिखने से कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो कोई डरने वाली बात नहीं है, आसान है। मैं तुम्हें यकीन से कह सकता हूँ कि एक दो बार में ना, दूसरी बार जब पढ़ोगे तो तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग बहुत इंप्रूव हो जाएगी, तीसरी बार पढ़ोगे और ज्यादा हो जाएगी। लेकिन और ये पता सबके साथ है, मेरे साथ भी ऐसा ही है। ऐसा नहीं है मेरे को फर्स्ट टाइम में इतना समझ में आ गया था जितना मैं आज तुम्हें बता पा रहा हूँ। मेरे को भी ओवर द टाइम सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ रिवीजन में मुझे ये इतना समझ में आया था, और मुझे लगता है आपको मेरे से ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा दूसरी तीसरी बार में। मेरे जितना टाइम नहीं लगेगा आपको। क्योंकि देखो मुझे तो ऐसे कोई बता ही नहीं रहा था कि पहले पहले कर पे दूसरा लाई कर रहा है, तीसरा लाई कर रहा है। मुझे तो वो सोचने में, ढूंढने में टाइम लगा। तो एटलीस्ट तुम्हें वो टाइम नहीं लग रहा, तुम्हारा तो टाइम बची है, तुम्हें तो बस वो चीज अप्लाई करनी है। ओके, इसमें क्या है ना बेटा, एग्जैक्ट नंबर ऑफ फर्म्स एज्यूम करी गई है कि जो ऑप्टिमल नंबर फर्म्स है वो एंटर कर चुकी है, ठीक है। ऑप्टिमल नंबर फर्म्स एंटर कर चुकी हैं और अब कोई नई फर्म नहीं आ रही। तो देखो ये जो डी है ना, बड़े वाला डी, ये क्या दिखाता है, ये दोनों कर्व है, ध्यान रखना। मैंने आपको बताया था ना, क्योंकि इसी के ऊपर फॉर्म 1, फॉर्म 2, फॉर्म 3, फॉर्म 4, 5, 4, 6, 7, 8, 9 सब इसी पे है। तो ये फॉर्म का डिमांड कर्व भी है और इंडस्ट्री का डिमांड कर्व भी है, ठीक है। ये थोड़ा सा ट्रिकी होने वाला है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना हो, ठीक है। ये फॉर्म का डिमांड कर्व भी है, ये इंडस्ट्री का डिमांड कर्व भी है। अब क्योंकि नए एंट्रेंट नहीं आएंगे, तो जब नए एंट्रेंट नहीं आ रहे, हम एज्यूम करके चल रहे हैं इसमें कि ऑप्टिमल नंबर ऑफ एंट्रेंट आ चुकी है। अब नए एंट्रेंट नहीं आ रहे हैं, क्योंकि अब जब नए एंट्रेंट नहीं आ रहे हैं तो ये डिमांड कर्व ना तो इधर शिफ्ट होएगा ना इधर होएगा, जरूरत ही नहीं है ना। क्योंकि ये तो जब शिफ्ट होता है ना जब नए बंदे आए और उनके साथ हमें एग्जिस्टिंग प्लेयर्स को, कस्टमर्स डिवाइड करने पड़े। तो हम तो पहले कह रहे हैं कि अब नए बंदे नहीं आ रहे। अब जब नए बंदे नहीं आ रहे हैं सर ये जो एंट्री का जो जितने भी अजम्पशन है ये सब फर्म्स को लेकर है ना, कस्टमर्स को लेकर तो नहीं है ना? नहीं, एंट्री फॉर्म्स को लेके है। तभी तो मेरी डिमांड कर्व करेगी। सोचो तुमने बोला कि फॉर्म्स एंटर हुए और कस्टमर भी एंटर हो गए, तो मेरी डिमांड क्यों गिरे? मान लीजिए फॉर्म्स की वजह से इधर मेरा शेयर गिरा होगा और ज्यादा कस्टमर आ गए तो बढ़ा नहीं होगा। नहीं सर, वो इनिशियली जब आप मायोपिक के बारे में डिस्कस कर रहे थे तब आपने कहा था ना कि कस्टमर्स भी एंटर हो गए और डिवाइड हो गए, इसलिए पूछ रही थी। हाँ, वो एंड में आएगा नए कस्टमर, जब हम इस कर्व को शिफ्ट नहीं करेंगे बेटा, ना इधर ना इधर, बल्कि इस डिमांड कर्व के अलोंग मूव करेंगे। जब अलोंग मूव करेंगे तो न्यू कस्टमर आएंगे। इसके शिफ्ट होने, इधर होने से नए कस्टमर नहीं आएंगे। वो एग्जिस्टिंग कस्टमर के लिए आपका एग्जिस्टिंग प्राइस पे हर फर्म का शेयर घट रहा बढ़ रहा है, लेकिन नए कस्टमर नहीं आ रहे हैं। नए कस्टमर जब आते हैं जब आप इस कर्व के अलोंग मूवमेंट करते हैं। ये
थर्ड वाले डायग्राम में तुम्हें क्लियर होएगा, वहां पर मैं स्टोरी नरेट करूँ। ठीक है, तो अभी ना तो नए कस्टमर आ रहे ना नए फर्म आ रहे इस डायग्राम में। हाँ इसमें नए नहीं, इसमें नए कस्टमर आएंगे लेकिन नए फॉर्म नहीं आ रहे हैं, तो ये डिमांड करो, क्योंकि देखो इसमें अलोंग द मूवमेंट होएगी, करो अलोंग द ओके मूवमेंट होएगी, यहाँ से लेके यहाँ पे आओगे ना आप, तो इसमें देखो ओके अलोंग द मूवमेंट कर्व हो गई। ठीक है, ओके तो देखो इसमें ना दो डिमांड कर्व है, ये है बेटा प्लान्ड सेल्स डिमांड कर्व, प्लान्ड सेल्स, ये है, इसके दो नाम है इस वाले के डी, एक्चुअल सेल्स डिमांड कर्व, या फिर बोल दें इसको मार्केट शेयर। मार्केट शेयर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि मार्केट शेयर हमेशा कांस्टेंट रहता है सबका, अगर नई फर्म आती है तो पुराने बंदों में से कस्टमर टूटते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता पहले वाली में से ज्यादा टूट गए, पेप्सोडेंट में से और पतंजलि में से कम टूटे, सब में से बराबर टूटते हैं, तो इसको ना मार्केट शेयर भी बोलते हैं। तो मार्केट शेयर सबका यही रहता है सेम, ये वाला डिमांड कर, तो इसको एक्चुअल सेल्स डिमांड कर बोल लो, इसको इंडस्ट्री डिमांड कर बोल लो, इसको मार्केट शेयर डिमांड कर बोल लो। ये प्लान्ड सेल्स डिमांड कर, इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है अभी देखेंगे। प्लान्ड सेल्स डिमांड करो पता है कौन सा है बेटा, इसको अलग से बनाते हैं, ये प्लान्ड सेल्स डिमांड, ये एक फर्म है, एक गिवन फर्म, इन सारी फर्म में से, यहाँ पे तो और भी सारी फर्म है इस डायग्राम में, इस डायग्राम में और भी सारी फर्म है बेटा, और वो फिर इंडस्ट्री को भी रिप्रेजेंट कर रही है। यहाँ पर हम एक फर्म की बात करें, ये फर्म वही वाली फर्म है जो ये सोच रही है कि मैं 100 से 98 कर दूंगी अपना टूथपेस्ट का प्राइस, और मेरे 100 कस्टमर है और बाकियों से एक एक टूट के आएंगे और उनको पता नहीं चलेगा। तो ये दिस फर्म इज थिंकिंग दैट इफ आई प्लान to decrease price from P1 to P2 I can increase the sales, और फिर मैं ये वाले का टोटल रेवेन्यू बढ़ा सकती हूँ अगर इलास्टिसिटी ग्रेटर देन वाले पोर्शन पर हूँ, याद है ना आपको टीडी से, तो मैं ये टोटल रेवेन्यू बढ़ा सकती हूँ और मेरा फिर प्रॉफिट बढ़ जाएगा क्योंकि मेरे गिवन कॉस्ट कर्व्स हैं। लेकिन क्या ऐसा एक्चुअली में होगा, ये तो मेरा प्लान है, एक्चुअली में क्या ऐसा होगा, एक्चुअली में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बाकी भी लोग ऐसा ही प्लान कर रहे होंगे, और उसकी वजह से मेरा प्लान सेल्स जो मैंने प्लान करा ना, ये सेल होगी क्वांटिटी, एग्जैक्टली उतनी क्वांटिटी सेल नहीं होगी, बल्कि लोअर क्वांटिटी सेल होगी, इंक्रीज होगी, और वो जो मेरे लिए इंक्रीज होगी वो बाकी सबके लिए होगी, क्योंकि बाकी भी सब ऐसा ही रिएक्ट कर रहे हैं। तो इस डायग्राम में आपको ये चीज समझ में आएगी, जो ये इंट्यूशन है ये और क्लियर होगी। ठीक है, तो अरे हाँ, तो देखो यहाँ पर एग्जैक्ट नंबर ऑफ फॉर्म्स, इसमें और फॉर्म्स नहीं आ रहे हैं, हालांकि ये प्रोसेस ना साइमल्टेनियस होता है, क्योंकि अभी इस डायग्राम में मैं आपको दिखाऊंगा कि आप बोलोगे सर अब और नंबर ऑफ फॉर्म्स नहीं आ रहे हैं, फॉर्म्स तो जब तक आते रहेंगे जब तक सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होगा, तो यहाँ पर तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है, फिर कैसे आप कह रहे हो कि अब और फॉर्म्स नहीं आ रहे हैं। ये भी इस मॉडल को एज्यूम करा गया ताकि इसको डायनामिज्म देने के लिए तीसरा मॉडल है, इसको एज्यूम करके रोका गया है ताकि आपको हम दिखा सके कि प्राइस कंपटीशन कैसे हो रहा है, फिर ये दोनों चीजें साइमल्टेनियसली फुलफिल होंगी तीसरे मॉडल में। तो फिलहाल के लिए आप ये देखिए कि ये एक एजम्पशन है कि भाई अब नई फॉर्म नहीं आ रही है, और जब नई फॉर्म नहीं आ रही है तो इस प्राइस पर P0 और X0 पर देखो ये आपका टोटल रेवेन्यू है हर फॉर्म का, हर फॉर्म का, ठीक है, और उसकी कॉस्ट कितनी है ये, और आपका प्रॉफिट ये, तो इसका मतलब अब नई फॉर्म नहीं आ रही है, मैंने जानबूझ के कांस्टेंट रखा है ताकि उस प्रोसेस को अभी कुछ देर के लिए मैं रोक के दूसरे प्रोसेस को दिखा सकूं। दूसरे प्रोसेस क्या है, कंपटीशन वाला। ठीक है, तो अब देखो बेटा आप क्या कर रहे हो ना, ये प्राइस चार्ज करके यहाँ पे ये इतना प्रॉफिट कमा रहे हो, ठीक है, अब ये एक फॉर्म है, इसी पॉइंट पे बाकी सारी फॉर्म्स भी हैं, ये सब अपने इस डिमांड कर्व पे हैं, इस फॉर्म के माइंड में एक प्लान्ड सेल्स डिमांड कर्व है जो कि फ्लैटर है, पता है क्यों, और ये स्टीपर क्यों है, क्योंकि ये तो सारी फर्म्स का है एक साथ, इसमें जब एक प्राइस गिराती है तो सारी प्राइस गिराती हैं क्योंकि सबके डिमांड कर ओवरलाई कर रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ मेरा है,
और जब मेरा मेरा होगा, मैं इंडिविजुअल हूं, तो मेरी इलास्टिसिटी कम होगी, इलास्टिक होगा। और मेरे को क्या लगेगा, फ्लैटर होगा। मेरे को क्या लगेगा कि ये लोग तो रखेंगे पी नोट ही, देखो ये लोग तो रखेंगे बेटा पी नोट ही, बाकी 9 बंदे भी इसी पॉइंट पे हैं, वो रखेंगे पी नोट, लेकिन मैं एक शाना हूं और मैं चाहता हूं पी नोट से यहां पर प्राइस गिरा दो। इनफैक्ट मैं सोच रहा हूं इस डायग्राम के अकॉर्डिंग P1 गिरा दूं। अगर मैंने P1 गिरा दिया तो मैं एक्स नोट क्वांटिटी सेल कर पाऊंगा और मेरा इतना सारा रेवेन्यू बढ़ जाएगा। और मैं प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करूंगा, इस क्वांटिटी पे मेरी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर, और ये सारा प्रॉफिट मेरा हो जाएगा। ये मैं सपने देख रहा हूँ, प्लान कर रहा हूँ ऐसे, इसीलिए मेरा प्लान्ड सेल्स कर्व है। और ये इसलिए इलास्टिक है क्योंकि जब इंडिविजुअल फॉर्म को देख रहे हैं, बाकी सब प्राइस नहीं गिरा रहे हैं, तो वो आपने देखा ही था, यानी नैरोली डिफाइन कर रहे हैं, नैरोली में तो क्या होगा, इलास्टिक होगा। एक ही टूथपेस्ट वाला है, ब्रॉडली में सारे प्राइस गिराए तो इनइलास्टिक होगा। तो इसीलिए ये पूरी इंडस्ट्री का एक्चुअल सेल्स डिमांड कर्व है, ये एक इंडिविजुअल फॉर्म का प्लान है। अब देखो जैसे ही इसने ये प्लान बनाया कि मैं यहाँ पर प्राइस चार्ज करूंगा, बाकी सब तो पी नोट पे रह जाएंगे 9 के 9, मैं ये गिरा दूंगा प्राइस और ये क्वांटिटी सेल करूंगा और मेरी यहाँ से एवरेज कॉस्ट आएगी, ये प्रॉफिट कर लूंगा। लेकिन एग्जैक्टली बेटा ऐसा सबने सोचा, उन सबने भी यही कर दिया, ठीक है, उन सबने भी यही कर दिया, उन सबका भी यही सिचुएशन थी। और जब सबकी ये सिचुएशन होगी तो आपको नहीं लगता कि मैंने प्राइस नहीं गिराया P1 पे, बाकी सबने भी फॉलो करा, उन सबने भी प्राइस गिराया। और जब उन सबने प्राइस गिराया तो आपको नहीं लगता कि जो क्वांटिटी प्लान कर रहा था मैं एक्स डैश नोट सेल करने की, उतनी क्वांटिटी सेल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि कस्टमर नए नहीं आए हैं, उतने ही हैं। और जब बाकियों ने भी प्राइस गिरा दिया, मैं प्राइस गिरा के उनके कस्टमर तोड़ना चाह रहा था, लेकिन उन्होंने भी प्राइस गिरा दिया, और उन्होंने भी जब प्राइस गिरा दिया तो उनके कस्टमर नहीं टूटे। हाँ, क्योंकि सबका प्राइस रिड्यूस हो गया, मैंने उनके कस्टमर नहीं तोड़े, ये बात ध्यान रखना आपको, क्योंकि उन्होंने भी साथ में प्राइस गिरा दिया और उनके भी सेम टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, सेम इलास्टिसिटी, सेम टाइप का डिमांड कर था। तो मैंने सोचा था कि मैं पी नोट से P1 पे गिरा के ये क्वांटिटी सेल कर लूंगा और इतना प्रॉफिट अर्न कर लूंगा, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं होने दिया। उन्होंने अपने मार्केट शेयर को बचाया, अपने कस्टमर टूटने नहीं दिए, और उन्होंने भी साथ के साथ प्राइस गिरा दिया। तो जब उन्होंने भी साथ के साथ प्राइस गिराया तो मेरी जो प्लान सेल्स थी वो नहीं बढ़ी, हाँ कुछ क्वांटिटी बढ़ी एक्स नोट से X1 ये वाली, और मेरा प्लान सेल्स जो मैं एज्यूम करता था वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया, क्योंकि फाइनली क्या आउटकम आया कि जो मेरा प्लान डिमांड कर था वो एग्जैक्टली नहीं एप्लीकेबल रहा। बाकी क्योंकि बाकी सबने भी रिड्यूस करा और उन सब का भी ऐसा ही प्लान सेल्स डिमांड कर था, तो सबका डिमांड करो शिफ्ट हुआ इनवर्ड, और ये शिफ्ट की वजह से क्वांटिटी तो इंक्रीज हुई, लेकिन मैं सोचता था एक्स डैश नॉट इंक्रीज होगी, बाकी सबके प्राइस गिराने से एक्स डैश नॉट तो नहीं हुई, लेकिन एक्स नॉट से X1 हुई। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये जो आए हैं नए कस्टमर, और वहां पे मैं तोड़ना चाह रहा था एग्जिस्टिंग कस्टमर। अब नए कस्टमर तो इसलिए आएंगे ना क्योंकि सबने प्राइस रिड्यूस कर दिया। टूथपेस्ट की इंडस्ट्री ओवरऑल सस्ते में टूथपेस्ट देने लगी है, तो जो बंदे पहले अफोर्ड नहीं कर सकते थे वो करने लग गए। लेकिन मार्केट शेयर सबका बराबर है, क्योंकि ये मार्केट शेयर वाला डिमांड कर्व है। अगर 10 कस्टमर नए आए हैं तो सब में बराबर बट गए, ठीक है, सब में बराबर बट गए। पहले मैं सोच रहा था सारे 10 कस्टमर मैं ले लूंगा यहाँ पे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उन्होंने भी प्राइस रिड्यूस कर दिया, तो सब में बराबर बट गए। और जब सब में बराबर बट गए, 100 कस्टमर थे, 10-10-10 सबके पास थे, और मैंने प्लान करा था कि मैं प्राइस रिड्यूस करूंगा और 110 कस्टमर कर लूंगा, लेकिन बाकी सबने भी ऐसा करा। तो क्या हुआ बेटा, सब में बराबर बढ़ गए, तो 100 से 101 कस्टमर हो गए। जब 101 कस्टमर हुए तो हम इस मार्केट शेयर डिमांड कर्व पर मूव कर रहे हैं, जहां पर पहले भी मेरे को 10% मिलते थे और अब भी 110 कस्टमर, 100 कस्टमर थे पहले, मेरे को 10 मिलते थे तो 10%, अब 110 कस्टमर हो गए हैं, 110 में से 101 मिलते हैं, ओ सॉरी 11 मिलते हैं, 11 मिलते हैं, तो शेयर क्या रहा, कांस्टेंट 10% ही है ना आज भी। तो इसका मतलब मैं जो मायोपिक बिहेवियर दिखा रहा हूं कि उनको पता नहीं चलेगा, एग्जैक्टली वैसे ही वो दिखा रहे हैं।
और ये बार बार दिखा रहे हैं, कब तक दिखा रहे हैं, जब तक ये जो डी डैश, ये तो पहला एपिसोड, क्या डी डैश 1 पर आने के बाद, यहाँ पर आ गया मैं, फिर से डायग्राम क्लीन करते हैं थोड़ा। सर दूसरे कलर का मार्कर यूज कर सकते हैं क्या? ये दिखाई नहीं दे रहा आपको रेड? नहीं सर, मतलब कंट्रास्ट कोई एक दूसरा कलर। नहीं, वो मिटाना ही पड़ेगा बेटा, डायग्राम ऐसा ही इतना क्यूम्बरसम हो जाएगा, ये हाथ के हाथ मिटाना ही पड़ेगा। थोड़ा सा सोबर कलर लेता हूँ। तो देखो यहाँ पे आ गया बंदा इस पे, और ये वाला P1 हो गया और ये X1 हो गया। अभी भी नहीं सुधर रहा, मायोपिक है ना ये, अभी भी अपनी दुनिया में। इसको लग रहा है कि पिछली बार बेशक मेरा फॉर्मूला नहीं चला, लेकिन अभी भी मैं अपना प्लान्ड सेल्स कर X0 डैश पर दोबारा से जा सकता हूँ, P2 प्राइस कर लो तो। लेकिन फिर से वही रिपीट होएगा, बाकी भी ऐसे करेंगे तो कब तक होएगा, ये फिर से शिफ्ट होएगा तो कब तक होएगा, ये यहाँ पर होएगा। यहाँ पर आने के बाद देखो मेरा जो प्लान्ड सेल्स कर्व है उसमें मैं प्राइस गिरा के देखता हूँ, इस D-2 पर आने के बाद, D-2 पर आने के बाद ये पॉइंट पर आ गया मैं, टेंजेंट हो गया LAC से। अब मैं प्राइस गिरा के देखूं, ये क्वांटिटी सेल कर सकता हूँ। अरे बेटा एवरेज कॉस्ट तो ऊपर चली गई, ये तो लॉस हो गया, तो अब नहीं करूंगा, यहाँ पे रुक जाऊंगा। तो ये प्राइस कंपटीशन क्यों क्यों करा मैंने ऐसे, क्योंकि मुझे हर बार लगता था कि हमारा जो एग्जिस्टिंग प्राइस है उसको मैं थोड़ा सा गिराऊं और बाकी सब ना गिराएं, नए कस्टमर आए तो जो क्वांटिटी बढ़ेगी वो क्वांटिटी सेल जो होएगी और उसके अकॉर्डिंग जो नया प्राइस आएगा वो हमेशा एवरेज कॉस्ट कर्व से ऊपर रहेगा, इतना मार्जिन, और जितना वो ऊपर रहेगा उतना मेरा प्रॉफिट होएगा। तो इसीलिए मैं ये कर रहा था, क्योंकि मेरे पास स्कोप दिखाई दे रहा था मुझे कि यार थोड़ा सा प्राइस गिरा दे, ज्यादा कस्टमर आ जाएंगे और प्राइस ज्यादा गिराना नहीं पड़ेगा और बाकी लोग फॉलो करेंगे नहीं और तेरे को प्रॉफिट मिल जाएगा। लेकिन ये करने की वजह से बाकी सब भी करते थे, तो फिर जब कस्टमर तो बढ़ते थे सबके, लेकिन एक साथ बढ़ते थे और वही कांस्टेंट 10% शेयर रहता था, मेरे कोई नए नहीं आते थे। ये मेरा प्लान था, मैं प्लान करता था, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता था, एक्चुअल डिमांड कर्व यही रहता था। तो इसकी वजह से ये प्राइस वॉर चलता रहेगा कब तक, जब तक मेरे को स्कोप दिखता रहेगा कि मेरा प्लान सेल्स डिमांड कर्व ग्रेटर है, अब अबोव है एवरेज कॉस्ट कर्व से, तब तक मुझे ये डिफरेंस दिखाई देता रहेगा, मेरे मन में लालच रहेगा, मुझे लगेगा अरे इस पे प्राइस सेट कर दे और देख ये प्रॉफिट मिल जाएगा तेरे को, है ना। और मैं ऐसा बार बार करता रहूंगा जब तक ये ऊपर रहेगा, और ये हर बार शिफ्ट होएगा प्लान्ड सेल्स, क्योंकि हर बार फिर बाकी लोग भी फॉलो करेंगे। तो ये फाइनली आपका ई पर हम पहुंचेंगे। ये समझ में आया? सर could you please repeat कि वो प्लान डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट क्यों हो रहा है? हाँ, क्योंकि मेरी परसेप्शन ये थी ना कि बाकी सब लोग ऐसा नहीं करते, तो लेकिन जब सब लोग एक साथ रिड्यूस करते हैं बेटा प्राइस को, ठीक है, और सब लोग सोच रहे हैं, जो भी मैं सोच रहा हूँ कि मैं नए कस्टमर ले लूंगा, मैं इसीलिए तो करता था ना, ये तो एग्जिस्टिंग कस्टमर है। मैं क्या सोचता था, ये सब ना करें, मैं और प्राइस गिरा दूं और नए कस्टमर ले लूं और वो सारे नए कस्टमर मेरे पास आएंगे। ये मेरे माइंड में थी कि मेरे को इस प्राइस पे बेटा 10 कस्टमर मिलेंगे, ये मेरे प्राइस में, मेरे माइंड में थी। लेकिन एक्चुअली में होता क्या था कि सब लोग गिरा देते थे, तो मेरा प्लान जब रिजल्ट निकलता था ना, इस पीरियड में मैंने प्राइस गिराया और मेरे को देखा कि मैं वेट कर रहा हूँ 10 कस्टमर आएंगे, 10 कस्टमर आएंगे, लेकिन मैंने ये नहीं देखा कि बाकियों ने भी गिरा दिया, और फिर फाइनली आए कितने, एक कस्टमर, X0 से X1 पर एक कस्टमर आया, और क्योंकि एक X1 पे एक कस्टमर आया तो मेरे को क्या महसूस हुआ, ओ मैं सोच रहा था मेरा ब्रांड सेल्स कर्व डी डैश है, ये तो T1 डैश निकला, क्योंकि वो एग्जैक्टली उसी पॉइंट से जा रहा होगा जितनी मैं एक्स्ट्रा सेल बढ़ा पाऊंगा, क्योंकि मैंने 11 कस्टमर कमाए, मैं चाह रहा था 20 कस्टमर मेरे हो जाए, लेकिन एंड आफ्टर द एंड ऑफ दिस पीरियड जब मैंने प्राइस रिड्यूस कर दिया और मैं वेट कर रहा हूँ आएंगे 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 10 कस्टमर आएंगे, एक आया, तब मेरे को, आपको नहीं लगता अपना प्लान्ड सेल्स कर्व की जो एक्सपेक्टेशन है रिवाइज करनी पड़ेगी, वो मैंने रिवाइज कर ली। लेकिन यहाँ पे मैं मायोपिक नहीं हूँ, यहाँ पे तो मैंने लॉजिक लगा लिया, रिवाइज कर ली, क्योंकि वो मेरे सामने ऑब्जर्व कर लिया ना मैंने, एक ही कस्टमर आया तो मेरे को तो करना पड़ेगा ना, हाँ मेरा प्लान्ड सेल्स कर्व ये नहीं था ये था। लेकिन
मैं यहाँ पर मायोपिक हूँ कि मैं ये सोच रहा हूँ कि अगली बार मैं फिर से इस प्लान सेल्स पे यहाँ पर आने की कोशिश करूंगा और वो मेरे को फिर से एक्स डैश नॉट मिल जाएंगे, लेकिन एक्चुअली में मिलेंगे नहीं। और ये मिस्टेक मैं बार बार कर रहा हूँ, इसीलिए मैं मायोपिक हूँ, बेवकूफ। अब समझ में आया? Yes, sir, got it. ये है देखो एनर्जी कंज्यूमिंग, लेकिन एक ही बार ही है। अब फाइनली तुम्हें दर्शन कराते हैं असली चीज के। सर इसमें जो सर एक डाउट था सर, इसमें जो स्टार्टिंग में हम जो पी और क्वांटिटी डिमांडेड को डिसाइड कर रहे हैं, तो उसमें एलएमसी और इसका क्रॉस सेक्शन ही देख रहे हैं ना, मार्जिनल कॉस्ट और उसका रेवेन्यू का। इसमें तो हमने मर्जी से सेट किया है जैसे हम प्रीवियस वाले में कर रहे थे। हाँ देखो, इसमें भी वो नहीं दिखेंगे तुम्हें, शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट और ये सब नहीं दिखेंगे, शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, लेकिन सब है। इसीलिए नहीं है क्योंकि डायग्राम क्युम्बरसम हो जाएगा। लेकिन हमारी हमेशा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कंडीशन बेटा वही रहेगी, MR इक्वल टू MC फर्स्ट ऑर्डर। यहाँ पर क्युम्बरसम ना हो इसीलिए नहीं है, ठीक है? ओके सर, मतलब वही प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का ही मोटिव था इनिशियली। हाँ, और वो जो MRMC पे है। हाँ, वो जो बिहाइंड द कर्टेन है वो इकोनॉमिक इंट्यूशन आपकी वैसे ही चलेगी, ठीक है? यस सर। क्योंकि सारा तो सब कुछ दिखा नहीं सकते ना डायग्राम में, बहुत क्युम्बरसम हो जाएगा, तो इसीलिए ओके सर। तो यहाँ पे सेलिंग कॉस्ट का कोई रोल नहीं दिखा रहा है। सेलिंग कॉस्ट का है ना बेटा, मैंने पहले ही तुम्हें क्लियर कर दिया था कि इस LAC में सेलिंग कॉस्ट है, क्योंकि पहले सर ये इनपुट वाली इंक्लूड है एज एन इनपुट। हाँ इम्प्लिसिटली इंक्लूड है, एक्सप्लिसिटली दिखाई नहीं दे रहा है, उसके अंदर इंक्लूडेड एडजस्ट कर रखा है, ठीक है? ओके सर तो इस मॉडल का लिमिटेशन क्या हुआ? मतलब ये तो खुद ही लिमिट सेल्फ करेक्टिंग है, उसका लिमिटेशन प्लान कर्व चला लिमिटेशन नहीं, चलता नहीं। लिमिटेशन ये है ना बेटा कि हम कैसे कह सकते हैं कि प्रेफरेंसेस, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, इलास्टिसिटी सारी फॉर्म की एक जैसी है। ये तो हीरोइक हो गई ना, मतलब फॉर्म 1 का भी यही, 2 का भी यही, 3 का भी। और हम ये कैसे कह सकते हैं कि सर ये आपने ये किसी ने पूछा ही नहीं सर, सारी फॉर्मों का ये एक ही LAC क्यों दे रखा है, अलग अलग का क्यों नहीं दे रखा? क्योंकि मैंने ये भी एज्यूम कर लिया सारी फॉर्म एक ही टेक्नोलॉजी से और एक ही टाइप के प्लांट से प्रोडक्शन करती है और सबकी कॉस्ट कर्व सेम है। क्या ऐसा होता है? अब पेप्सोडेंट की कॉस्ट कर्व अलग होगा, अलग टेक्नोलॉजी है, और भैया पतंजलि का कॉस्ट कर्व अलग होगा। तो रियल वर्ल्ड में तो ऐसा होता नहीं है, लेकिन हमने एज्यूम कर लिया। तो इसीलिए इस मॉडल की लिमिटेशन क्या है कि ये सारी फॉर्म का सेम तो कॉस्ट कर्व एज्यूम करे बैठा हुआ है और सेम डिमांड और सेम टाइप की प्रेफरेंस और इलास्टिसिटी एज्यूम करे बैठा हुआ है। हो गई ना लिमिटेशन? सर और ये सेल्स, अगर हम इसमें सेल्स कॉस्ट भी इंक्लूड करेंगे LAC में, तो ये एक अजम्पशन भी तो होनी चाहिए ना कि हमें पहले देना पड़ेगा इनको डिस्क्रिप्शन। वो मतलब है ना इसके अंदर, मैंने आपको वही तो एक्सप्लेन करा है स्टार्टिंग में चैप्टर में, यही तो बताया गया है कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर सिर्फ इनपुट की कॉस्ट नहीं होती है। बार बार यही तो रिपीट कर रहा हूँ मैं, और क्या कह रहा हूँ? नहीं सर, जैसे हमने पहले assumptions लिखे थे तो उसमें ये assumption भी हमें ऐड करना चाहिए ना फिर तो। किसमें? इसके अंदर ये जो 8 पॉइंट लिखे हुए हैं? हाँ सर। नहीं, उसमें कोई जरूरत नहीं है, वो हमारे लिए छोड़ दिया तुम। लेकिन इस आंसर में लिख सकते हो, तुम कह सकते हो कि ये जो कॉस्ट कर्व है इसके अंदर इम्प्लिसिटली यू शेप्ड एडवर्टाइजिंग सेल्स कॉस्ट है, कॉन्फिडेंटली कह सकते हो। बेशक चैम्बरलिन भूल गया हो, लेकिन उसने यही, इसीलिए तो उसने पूरा वो सेक्शन डिवोट कर रखा है। यस सर। ओके तो कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है इसमें? यस सर। Yes, sir, very interesting. रिवाइज करने में आएगा मजा जब घर बैठ के अकेले करोगे तो। और टाइम चाहिए सर, पर हो जाएगा। हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं बेटा, बिल्कुल हो जाएगा। सर ये 5 वीडियो डाल दीजिएगा आज ही। हाँ कोशिश तो करेंगे, आज तो नहीं, सुबह जल्दी डाल देंगे। बेटा 9 बजे कोई ऑफिस वाला रहता नहीं है, तो कैसे डलवा दूं बताओ? अच्छा सर, ओके। चले जाते हैं लोग घर पे, जो भी 1-2 है मेरा असिस्टेंट, कोई इतनी देर थोड़ी रुकेगा। अब देखो, एक्चुअली में वो दोनों मॉडल की जरूरत ही नहीं थी, सीधा ये क्यों नहीं दे दिया? लेकिन वो एक, हाँ बोलो सर 2 मिनट प्लीज, आप रुक जाओगे थोड़ा सा, 1 मिनट उसको समझ लें।
बेटा ऐसे रुकूंगा तो मैं कैसे करेंगे? आप वो रिकॉर्डिंग करना, दोबारा देखना। प्रीति बोल रहे हो ना? हाँ जी सर। खत्म भी तो करना है। ओके चल, 1 मिनट रुक जाता हूँ, चलो देख लो। सर ये पॉसिबल हो पाएगा कि आप एक बार ये डायग्राम सेपरेटली अलग से ड्रॉ कर दें अपने हाथ से? नहीं हो पाएगा बेटा, ये नहीं हो पाएगा, इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। मैं इस डायग्राम को एक्सप्लेन कर दूंगा। हेलो, ठीक है सर, ठीक। देखो सेपरेटली ये डायग्राम यहाँ पर है, ये डिजिटल नोट्स तो दूंगा, इसमें थोड़ा और क्लियर है, बड़ा है, मैंने जानबूझ के बनवाया है ये, क्योंकि इसमें बड़ा है और क्लियर दिखता है, उसमें थोड़ा सा क्यूम्बरसम है। हेलो, ठीक है सर, हाँ ठीक है, क्योंकि टाइम बनने को तो बन जाएगा, बनाएंगे नहीं क्या पेपर में, तो इसी बनाना ही पड़ेगा ना हमें। लेकिन अभी मैं अगर तुम्हारे लिए ये बना के दिखाऊंगा तो इसमें ही चला जाएगा 15-20 मिनट। तो एक्सप्लेन करता हूँ मैं तुम्हें, ठीक है? ओके, तो करें बेटा शुरू। देखो करना क्या है। यस। अब ध्यान रखना है, साइमल्टेनियसली दोनों प्रोसेस चलेंगे। नए बंदे भी आ रहे होंगे जब तक सुपर नॉर्मल प्रॉफिट दिख रहा होगा, और प्राइस वॉर भी चलेगा। फिर प्लान्ड सेल्स करो क्या मायोपिक बिहेवियर के साइकिल से, कि हमें मुझे बार बार लगेगा एग्जिस्टिंग प्लेयर को कि मैं अपने प्लान्ड सेल्स के अकॉर्डिंग थोड़ा सा प्राइस रिड्यूस करके ज्यादा सेल्स कर सकता हूं, लेकिन हर बार मैं बेवकूफ साबित होऊंगा, ठीक है? और साइमल्टेनियसली न्यू कमर भी आते रहेंगे। तो फाइनली देखो जर्नी क्या है, E1 से E2 पे जाएंगे, E2 से फिर फाइनली हमें एक बीच में कोई G पॉइंट आएगा यहाँ, और फिर फाइनली E पे जाए, ठीक है? ओके, तो इनके बारे में देख लेते हैं। ये लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व है, कांस्टेंट मान रखे हैं, वही रह रहे हैं, ठीक है? लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कांस्टेंट मान रखे हैं, लेकिन इनके हर पॉइंट पे बेटा अलग अलग प्लांट है, ये तो मुझे बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। और उन प्लांट्स पे से कोई शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व निकल रहे हैं जो कि यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो वो भी मुझे बताने की जरूरत नहीं है, वो आपके माइंड में हमेशा रहनी चाहिए, ठीक है? तो अब देखो स्टार्टिंग के अंदर, स्टार्टिंग में नए कस्टमर, नए एंट्रेंट्स जब नहीं थे, एक मार्केट शेयर डिमांड कर्व था इस प्राइस पे, P1 पे, P2 पे, P3 पे, ये क्वांटिटी थी 100, 110, 120, यानी जितनी भी फार्म है, हमें नंबर ऑफ फार्म नहीं दे रखा, लेकिन सारी फार्म्स को 100 रुपए, P1 पे 100 पेप्सोडेंट 100 टूथपेस्ट सेल करती थी, P2 पे सारी फार्म्स 110 सेल करती थी, P3 पे सारी फार्म्स 120 करती थी, और फिर जितने भी नंबर ऑफ फार्म्स थे उसे मल्टीप्लाई करके पूरी इंडस्ट्री का बता सकते, ठीक है? अब क्योंकि सबका शेयर सेम था, सबका शेयर सेम था, एक दूसरे के ऊपर ओवरलाई कर रहे हैं, तो मैं ये कह सकता था कि ये फार्म का नहीं, केवल फार्म का नहीं, इंडस्ट्री का भी डिमांड कर। लेकिन इसके साथ बेटा प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम क्या थी? इस डिमांड कर्व का कोई मार्जिनल रेवेन्यू कर रहा होगा, है ना, जो इसमें दिखाया नहीं है, रहा होगा ना, यूं निकल रहा होगा कोई, सॉरी इसका कोई यूं मार्जिनल रेवेन्यू कर निकल रहा होगा, ठीक है, जो दिखाया नहीं हुआ है, क्योंकि क्यूम्बरसम हो जाएगा ना, देखो कितने उनको मार्जिनल रेवेन्यू दिखाने पड़ेंगे। तो अब फाइनली ये प्राइस निकल के आ रहा था, इसका कोई MR रहा होगा बेटा, और उसका कोई मार्जिनल कॉस्ट ये प्लांट रहा होगा, और उस प्लांट के पॉइंट से ये इंटरसेक्शन हो रहा होगा, मार्जिनल कॉस्ट दोनों की इसके MR पे, इस पॉइंट पे काट रही होगी X पे, यहाँ पे MR इक्वल टू MC होगा। सारी फर्म्स, क्योंकि सारी फर्म का यही सेम डिमांड कर्व है, सारी फर्म्स की यही सेम LMC है, यही सेम LAC है, सब यही वाला प्लांट यूज कर रही है, सबका शॉर्ट टर्म मार्जिनल कॉस्ट कर्व यही है, तो सारी फर्म्स एक साथ X पॉइंट पर हैं और प्रोडक्शन कर रही है, ठीक है? ये इतना चलेगा बेटा, ये समझ आ रहा है ना डायग्राम? क्योंकि मुझे पता था आप क्यों डायग्राम बनवाने के लिए कह रहे हो, वो काम मैं यही कर रहा हूँ, ठीक है?
अब ये प्राइस है बेटा, देखो इस प्राइस पे देखो ये क्वांटिटी सेल हो रही है और इस क्वांटिटी पे ये प्रॉफिट है ना, सुपर नॉर्मल है ना, है ना। Yes, sir. तो सुपर नॉर्मल होगा तो क्या होगा, नए बंदे आएंगे, यस नए बंदे आएंगे तो डिमांड करो, एक्चुअल इंडस्ट्री का डिमांड करो, एक्चुअल सेल्स करो, शिफ्ट होएगा। कब तक शिफ्ट होता रहेगा, क्या इस डिमांड करो पे मान लीजिए, इस डिमांड करो पे यहाँ पे है मान लीजिए, यहाँ पे तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है तो ये तो होगा नहीं। कब तक शिफ्ट होता रहेगा, जब तक सुपर नॉर्मल प्रॉफिट खत्म ना हो जाए। यानी कहाँ पर मिल रहा है आपको ऐसी सिचुएशन, E2 पे। E2 पे देखो ये है, ये वाला डिमांड करो इंडस्ट्री का। अब इंडस्ट्री इस पॉइंट पर नॉर्मल प्रॉफिट दे रही है, देख लो ये P1 है, ये X है, इसी की तो टोटल रेवेन्यू है, और एवरेज कॉस्ट करो भी ये P है, तो टोटल रेवेन्यू इक्वल टू टोटल कॉस्ट है, तो नॉर्मल प्रॉफिट 0 आ रहा है। तो क्या ये इक्विलिब्रियम पहुंच गया, क्या ये फाइनल इक्विलिब्रियम है? नहीं, ये फाइनल इक्विलिब्रियम नहीं है बेटा, क्योंकि इस पॉइंट पर आने के बाद मेरा मायोपिक बिहेवियर जो एग्जिस्टिंग फार्म है उनको क्या लगता है, क्यों ना मैं अपना प्राइस रिड्यूस कर दूं, क्योंकि मेरा प्लान्ड सेल्स डिमांड कर ये है, क्यों ना मैं अपना प्राइस रिड्यूस कर दूं, यहाँ पर कर दूं, और ये यहाँ पर कर दूंगा, बाकी लोग करेंगे नहीं, मैं नए कस्टमर जोड़ लूंगा और ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मैं अर्न कर लूंगा। लेकिन क्या ऐसा होगा, क्योंकि मैं क्या देखूंगा, जितने कस्टमर मैं सोच रहा था आएंगे वो नहीं आए, क्योंकि आपका एक्चुअली में फिर ये डिमांड करो DD डैश पे शिफ्ट हो जाएगा। अब ये देखो यहाँ पर ना ये डायग्राम में गड़बड़ आ जाती है, गड़बड़ इसलिए क्योंकि डायग्राम में गड़बड़ नहीं है लेकिन प्रिंट सही नहीं है, तो इसीलिए मैं तुम्हें ना देखो यहाँ पे लेके जा रहा हूँ। जब फाइनली देखो, ध्यान से देखो, जब फाइनली मेरा ये प्राइस था और मैं चाह रहा था कि मान लीजिए ये प्राइस पे इतनी क्वांटिटी सेल कर लूंगा, ठीक है, और मैं प्रॉफिट अर्न कर लूंगा, ये क्वांटिटीज ये प्रॉफिट अर्न कर लूंगा। ऐसा हुआ नहीं बेटा, ऐसा क्यों नहीं हुआ, देखो इसमें, क्योंकि फाइनली जब मैंने ये प्राइस रिड्यूस करा और बाकी सब ने भी करा, तो फाइनली क्या हुआ, कस्टमर सबके पास बराबर ही आएंगे, नए कस्टमर, क्योंकि मार्केट शेयर सबका एक साथ ही बढ़ेगा, एक एक ही कस्टमर, जैसे मैंने आपको बताया था 10 से 11 हुए थे, और फाइनली मेरे कस्टमर X से X1 बढ़े। लेकिन X1 बढ़े जब मैंने ऑब्जर्व करा, मेरा प्लान सेल्स डिमांड कर तो ये निकला, और ये कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक्चुअल पूरी की पूरी इंडस्ट्री के डिमांड कर को इस पॉइंट पे, ठीक है, इस B पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, B पॉइंट पे यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर होने के बाद ये क्वांटिटी सब सेल कर रहे हैं ये वाली, और ये प्राइस चार्ज कर रहे हैं, ये P1 प्राइस चार्ज कर रहे हैं, और कॉस्ट क्या है बेटा, देखो ऊपर चला गया ना पॉइंट, ऊपर चला गया ना। अब ये जो ऊपर चला गया और ये जो टोटल रेवेन्यू आपका आएगा, ये तो आपका टोटल रेवेन्यू आएगा ये वाला, और ये जो शेडेड पोर्शन जो तुम्हें दिखाई दे रहा है ये क्या है, Loss. लॉस। अब इस बंदे को पता क्या लगा, अरे यार ये क्या हुआ, क्योंकि मैंने ज्यादा ही प्रोडिक्शन कर ली कि बहुत ज्यादा क्वांटिटी इंक्रीज होएंगी और मैंने कुछ ज्यादा ही प्राइस रिड्यूस कर दिया और इसकी वजह से लॉस हो गया, तो भैया अब तो कुछ और प्राइस, अब ये सुधरे तो गा नहीं क्योंकि मायोपिक है, अब इसका ये दोबारा से प्लान सेल्स करे, इसको ये लग रहा है कि यार अब ये लॉस कैसे रिकवर करूं, अगर मैं यहाँ पर फिर प्राइस चार्ज कर दूं और मेरी ये क्वांटिटी सेल हो जाए तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ये वाला प्रॉफिट अर्न कर सकता हूँ, ये वाला प्रॉफिट अर्न कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये क्या करेगा बेटा, ये क्या करेगा, फिर से यही गलती करेगा, और जब ये गलती करेगा तो फिर क्या होगा, ये जैसे ही ये गलती करेगा तो फिर क्या होगा, ये फिर से एक्चुअली में यहाँ पे आ जाएगा, बीच में मान लो बनाया नहीं हुआ लेकिन मैं बना दूं, यहाँ पे आ गया। अब जब ये यहाँ पे आएगा तो आपको नहीं लगता लॉस और बढ़ जाएगा। अब ये लॉस बढ़ने के, क्योंकि अब ये लॉस बढ़ रहा है तो प्रेशर में आ गई है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, बार बार सब अपने नए कस्टमर जोड़ने के लिए फिर से बार बार यही सब कर रहे हैं, और जब ये बार बार ये लोग सब कर रहे हैं तो होता क्या हो रहा है, हेलो हेलो हेलो, यस जब ये लोग सब बार बार यही कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये बार बार प्लान्ड सेल्स करना शिफ्ट होता जा रहा है,
वो प्लान्ड सेल्स कर्व कब तक शिफ्ट होता जा रहा है? हेलो हेलो, Yes, यस सर, मिनिमम एलएससी में। पुराने वाले डायग्राम पे चलते हैं। पता है क्यों? क्योंकि इस डायग्राम बनाने वाले बंदे ने ये जो है ना पैरेलल नहीं बनाया, इसके पैरेलल है डी स्टार के। तो अब मेरे को ये दिखाना था ये शेडेड एरिया कैसे लॉस है, अब मैं आपको वहां पर दिखा सकता हूँ, ठीक है। तो ये शेडेड एरिया लॉस था और इसको रिकवर करने के लिए बार बार बेचारा प्लान्ड सेल्स कर्व पे मूव करेगा और हर बार प्लान्ड सेल्स कर्व शिफ्ट होएगा और ये आपका लॉस बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है यहाँ तक? हेलो, यस यस सर। सर। ओके। तो जब ये लॉस बढ़ता जाएगा और आपका फिर से इस पॉइंट पर आने के बाद, देखो इस पॉइंट पर पहुंच गए हो आप, अब आपको क्या लग रहा है कि मैं नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन में आ सकता हूं कि फिर से अगर मैं ये प्राइस चार्ज कर दूं और ये क्वांटिटी सेल कर दूं, ठीक है, यहाँ पर नो प्रॉफिट नो लॉस के सिचुएशन में आ जाऊं। ओके, मैं फिर से यही करूंगा, मैं क्या करूंगा, प्राइस रिड्यूस करूंगा पी स्टार पर फ्रॉम पी डैश टू पी स्टार, लेकिन एक्चुअली में कितनी क्वांटिटी सेल होंगी? देखो ये वाला, ये जी पॉइंट जो इन्होंने मार्क नहीं करा, करना चाहिए था, ये जी पॉइंट यहाँ पर, ये एक्स एन क्वांटिटी सेल होगी और एक्स एन क्वांटिटी सेल होगी। जब मैं वैल्यू निकालूंगा एवरेज कॉस्ट करूंगी तो देखो लॉस फिर से है ना, तो फिर से आपका डिमांड सेल्स कर ये आपका फिर से यहाँ पर शिफ्ट होएगा इस पॉइंट पे। अब यहाँ पे बेटा देखो क्या होगा, लॉस में सारी फर्म है, हुंडई भी, मारुति भी, सब लॉस में है, लेकिन एक्यूमुलेटेड वेल्थ उनकी इतनी ज्यादा है पहले की, वो इस लॉस को बेयर कर लेंगे। लेकिन कोई एक फोर्ड जैसी कंपनी हो जिसकी सिर्फ एंडेवर बिकती थी और बाकी छोटी कारें ज्यादा बड़े वाली मार्केट में था नहीं, तो वो क्या इतना लॉस झेल पाएगी? इतना लॉस झेल पाएगी वो? तो जो सबसे वीकर फर्म होगी ना, जिनकी लॉस झेलने की कैपेसिटी कम होगी, वो मार्केट को लीव करने लगेगी, मार्केट को छोड़ के भागने लगेगी। और जब मार्केट को छोड़ के भागेंगी तो क्या होगा, ये डी डैश दोबारा से शिफ्ट होएगा राइटवर्ड डी स्टार पे और आप इस पॉइंट से इस पॉइंट पर आओगे। जब तक ये राइटवर्ड शिफ्ट होता रहेगा, क्योंकि अब पहले एंट्री हो रही थी तो शेयर कम हो रहे थे, अब लॉस मेकिंग फर्म को 5-6 फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग फर्म्स ने इतना प्राइस रिड्यूस कर दिया, इतना प्राइस वॉर कर दिया कि सबको घाटे में ला दिया। और उन्होंने ये जानबूझ के करा ताकि जो सबसे कमजोर है ना, वो एक दिन घाटा झेलना बंद कर देगा और छोड़ के चला जाएगा और फिर हम सबके शेयर बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आने के बाद क्या हुआ, फाइनेंशियल लॉस जब बढ़ा तो एग्जिट होने लग गई। अब एग्जिट होने लग गई तो फिर से ये डी वाले से पहले डी डैश पे आया था, अब डी स्टार पे जाएगा बड़े वाले और ये राइटवर्ड शिफ्ट होएगा। और जैसे ही ये राइटवर्ड शिफ्ट होएगा तो ये आपका प्लान्ड सेल्स कर्व भी इसी पे तो इंटरसेक्ट करेगा ना, क्योंकि अब सबकी बढ़ रही है क्वांटिटी तो शेयर बढ़ रहा है, तो ये फिर से वापस इस पे इंटरसेक्ट करेगा। अब ई पॉइंट पे देखो, ई पॉइंट पे नॉर्मल प्रॉफिट है, नॉर्मल प्रॉफिट, तो यानी एंट्री एग्जिट नहीं होगी, क्योंकि नॉर्मल प्रॉफिट आ गया, देख लो ई पॉइंट पे नॉर्मल प्रॉफिट आ गया पूरी इंडस्ट्री का, तो एंट्री एग्जिट नहीं होगी, तो यानी डी स्टार तो कहीं जाने नहीं वाला। सेकंड, प्लान्ड सेल्स कर्व का क्या करें, उसमें कुछ होगा चेंज? उसमें भी नहीं होएगा। पता है क्यों? क्योंकि डी स्टार जब यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है ना, तो अब देखो, अब गिरा के देख लेना प्राइस, अब गिरा पी स्टार से नीचे गिरा दिया, क्या मिला? लॉस, है ना। तो ये ई जो है स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये है फाइनली पूरी जर्नी E1 से E2 एंड फ्रॉम देयर टू E। और ये वाली चीज को जो समझ लेता है उसका तो हो गया काम, और जो रट लेता है वो फिर क्वेश्चन होगा नहीं, और अगर होगा भी तो एग्जैक्टली वैसे अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे जो आप चाहते हो, ठीक है। तो बस इतना ही कराना चाहूंगा। ये जो क्रिटिसिज्म है इसमें 3-4 पॉइंट जो मैं पहले ही बता चुका हूँ, हम सबको पता चल चुके हैं ये अभी तक, हमें इसको पढ़ने की जरूरत नहीं। क्या
सबकी एक जैसी मार्जिनल लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट तो हो नहीं सकती, तो हीरोइक अजम्पशन है। सबके एक जैसे डिमांड करनी हो सकते सारी फर्म्स के, तो हीरोइक अजम्पशन है। दूसरा क्या है बेटा, मायोपिक बिहेवियर ना, बार बार गलती नहीं कर रहा, बार बार गलती कर रहे नहीं, ये कोई ऐसा बंदा थोड़ी ना होता है जिसको पता है कि हर बार वो प्लान्ड सेल्स कर्व पे मूव करने की कोशिश करता है और एक्चुअल सेल्स जो होती है उसकी हमेशा कम होती है। अगली बार फिर से वो अपने प्लान्ड सेल्स के अकॉर्डिंग सेल करने की कोशिश करेगा? नहीं करेगा ना। हेलो हेलो यस सर। यस सर। और उसके अलावा और भी पॉइंट्स लिख सकते हो। क्या ये सारी की सारी फर्म्स इतनी गधी हैं कि यहाँ तक लॉस झेलती चली जाएंगी? इतना सारा लॉस झेलती चली जाएंगी? क्या अब ये पहले ही नहीं रुक जाएंगी? ये नहीं सोचेंगे कि चलो यार यहीं पे रुक जाते हैं, क्या फायदा है, लॉस ही मिलना है? तो क्या ये कोऑपरेट नहीं कर सकती? तो ये सारे क्रिटिसिज्म आप इस लिमिटेशंस में लिख सकते हो, और ये पूरा मॉडल। हाँ सर फिर मतलब इसमें इतने क्रिटिसिज्म है, तो फिर मतलब इसका रियल लाइफ एप्लीकेशन क्या है मॉडल का? बस ये एक्सप्लेन, इसका जो रियल लाइफ इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि ये एक तरीका दिखा रखा है कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में कैसे काम होता है, एक प्रोसेस को समझा रखा है। मैंने आपको बोला ना कि मॉडल क्यों लिखते हैं इनके पीछे बेटा, क्यों लिखते हैं चैम्बरलिन मॉडल? The simplification of a complex रियलिटी, कॉम्प्लेक्स रियलिटी है ना। तो इसीलिए ये रियल वर्ल्ड में तो अप्लाई नहीं होते, लेकिन वो उसके आसपास एक प्रोसेस को एक्सप्लेन करते हैं ताकि एक मोटा मोटा सा प्रोसेस आपके माइंड में एक आइडिया फॉर्म हो पाए। ठीक है, इसीलिए तो इन्हें मॉडल लिखते हैं। हेलो, ठीक है, तो हेलो हेलो एवरीवन। यस और सर मतलब जो उसकी 7th और 8th assumption थी, वही मतलब मेजर क्रिटिसिज्म है इस मॉडल का? क्या बेटा? मतलब जो 7th और 8th assumption थी इस मॉडल की, वही इसका मेजर क्रिटिसिज्म है मॉडल का? 7th और 8th, यस यस हाँ वो सबसे इम्पोर्टेंट तो वही है, हीरोइक। ठीक है, नाम ही उसको हीरोइक क्यों बोला है बेटा? इसीलिए तो बोला है। हेलो, यस सर। तो ये बताओ क्या ठीक है, ये ऐसे डायग्राम बनाने की क्या जरूरत थी? समझ गए ना सब? यस सर। है ना? हेलो, यस पर सर। ये एक दो बार पढ़ना पड़ेगा अभी। हाँ बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा बेटा, वो तो देखो मैंने तुम्हें पहले ही कहा था। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर हम मायोपिक बिहेवियर के assumption को कॉन्ट्राडिक्ट कर दें, तो जब उसका फर्स्ट टाइम लॉस हुआ था, तो अगर मतलब नहीं, कॉन्ट्राडिक्ट क्यों करेंगे बेटा? नहीं फिर मॉडल को ही चेंज कर रहे हो तुम प्रीति, मॉडल ही चेंज हो जाएगा ना फिर तो। आई वांट टू से कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि अगर आप उसको कॉन्ट्रैक्ट कर दो, और तो वो लॉस की जगह वो क्या कर रहा है कि जब लॉस हो रहा है तो वो प्राइस इंक्रीज कर देगा, तो कुछ उसका है रैशनल कि कुछ नहीं है उसका? सब किस चीज का रैशनल? लॉस हो रहा होगा तो हाँ, मैंने वही इसके यही रैशनल है वो। ये अगर जो आप कह रहे हो ना प्रीति, वो क्वेश्चन पता है क्या पूछेंगे? वो ये पूछेंगे कि इस मॉडल में क्या कमियां है, क्यों वो मायोपिक क्यों करें वो, और अगर वो मायोपिक नहीं करेंगे तो क्या होगा। हाँ, मायोपिक अगर नहीं करेंगे तो वो कोऑपरेट करेंगे ना, यही तो मैंने अभी आपको बताया। मायोपिक अगर वो नहीं करेंगे तो वो कोऑपरेट नहीं करने लग जाएंगे, उन्हें पता लग जाएगा कि कोई फायदा नहीं है इस प्राइस वॉर का, और ये मायोपिक बिहेवियर दिखाने का। अल्टीमेटली एक्चुअल सेल्स सबकी ही बढ़ती हैं और थोड़े से ही बढ़ती हैं और उससे कुछ फायदा नहीं होता। तो फिर वो सोचेंगे क्यों ना हम सब लोग मिलके एक अनऑफिशियली, ऑफिशियली करेंगे तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया आ जाएगा उन पे अटैक करने की, तुम कैसे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन को मोनोपोली में बना रहे हो। क्योंकि फिर वो एक साथ कोऑपरेट करेंगे तो वो मोनोपोली प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो वो फिर एक अनऑफिशियली एक लिमिट रखेंगे कि यार इससे ज्यादा ना प्राइस वॉर नहीं करा करेंगे, वरना फिर सबको लॉस होता है। एक बंदा शुरू कर देता है तो सबको नुकसान होता है। तो ऐसी सिचुएशन हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। रियल वर्ल्ड में तो यही होती है जो तुमने बोला प्रीति। ओके ठीक जो है, फाइनल इक्विलिब्रियम है पूरी इंडस्ट्री का, वो मिनिमम एलएसी पर है या फिर ऐसा कुछ एस्टैब्लिश नहीं कर सकते? नहीं मिनिमम बिल्कुल। किसने पूछा है क्वेश्चन? सर कोमल। हाँ कोमल, बिल्कुल सही कह रहे हो। वो फाइन मिनिमम एलएसी पे नहीं है, कल करेंगे उस पर डिस्कशन। इसी को तो एक्सेस कैपेसिटी कहते हैं। मिनिमम एलएसी पे नहीं है। अगर मिनिमम एलएसी पे होता तो बेटा परफेक्ट कंपटीशन नहीं बन जाएगा। सर इसमें तो डेड वेट लॉस सबसे ज्यादा ही होगा फिर कंपेयर टू। इसमें नहीं नहीं नहीं, यही बात, ये थोड़ी गड़बड़ हुई। इसमें सबसे ज्यादा डेड वेट लॉस नहीं होगा, मोनोपोली में सबसे ज्यादा होगा। इसमें
कम डेड वेट लॉस होगा और साथ ही साथ आपको ना वैरायटी मिल जाएगी। सोचो एक ही टूथपेस्ट मिले तो है, एक ही मिले तो है ना, वैरायटी भी तो मिलेगी सोसाइटी को। तो वो जो वैरायटी है उसको हम क्वांटिफाई तो नहीं कर सकते, लेकिन लोगों का सेटिस्फेक्शन तो बढ़ता ही है ना। सोचो एक ही कार एम्बेसडरी चल रही है तो वैरायटी भी तो मिल रही है ना बेटा। फिर एडवर्टाइजिंग फर्म्स का घर भी चल रहा है सब, हाँ मतलब ओवरऑल सोसाइटी, ये सारी बातें कल करेंगे, कल के लेक्चर में, ठीक है। हेलो, यस सर। यस सर। ठीक है, तो इतना मुश्किल नहीं लगा ना? नो सर, It was quite interesting. हाँ बेटा, ये शुरू हो गया अब तुम्हारा, ये इंटरेस्टिंग ही रहेगा, अब बस रिवाइज करते रहना। हालांकि मैं जब भी मुश्किल टॉपिक आया करेगा तो थोड़ा सा तुम्हें गैप दे दिया करूंगा कभी कभार, जब मुझे लगेगा कि हाँ ये रिवाइज कर लेंगे, एक दिन दे दिया करूंगा, ऑल्टरनेट अगले दिन कर लिया करेंगे। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा ये ऑप्शनल जैसे ही मैं कोर्स खत्म करूं तभी खत्म हो जाए, तो साथ साथ रिवाइज करना। अगर साथ साथ रिवाइज नहीं कराना फिर लगे रहना 1.5 साल तक। कोचिंग से कुछ नहीं होता है, कोचिंग के बाद फिर लगा ही रहना पड़ेगा अगर कोचिंग के साथ साथ तुमने इसे रिवाइज नहीं करा। तो अगर तुम चाहते हो कि ये अभी 5-6 महीने का टाइम जो हम देंगे उस 6 महीने में ये साथ के साथ कंप्लीट हो, तो साथ के साथ रिवाइज करो। अदरवाइज फिर 1.5 साल तक लगे रहना। वो जैसे नितेश सर से हम बात कर रहे थे उस दिन, नितेश सर का कितना पहले अटेम्प्ट में 220 आए और फिर 296 आने में 3 साल लग गए। वो इसलिए हो रहा था क्योंकि रिवीजन नहीं हो पा रहा था चीजों का। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, ठीक है। हेलो हेलो, ये किसका, एक बार माइक ऑफ करेंगे संस्कृति बेटा। तो ठीक है, आज के लिए इतना काफी है, क्योंकि देखो मुझे लग रहा है तुम्हें रिवाइज करना पड़ेगा, वरना आगे एक्सेस कैपेसिटी कर तो सकते हैं, लेकिन कल ही ठीक रहेगा, और कल ही फिर प्रीवियस ईयर डिस्कस कर लेंगे ये वाले, ठीक है। Sir, I want to ask something. हाँ बोलो। सर जैसे मैंने पहला वाला जो आपने असाइनमेंट दिया था वो भी मैंने अटेम्प्ट किया, एंड फिर ये वाला जो मॉडल है सैम्पलिंग मॉडल, हाँ इसमें ना डायग्राम बहुत टेक्निकल है, तो ये डायग्राम हमें बनाना पड़ेगा एग्जाम में, इसका बेटा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बेटा ये सच में कोई मुश्किल डायग्राम नहीं है, मैं बना के दिखा देता, लेकिन टाइम लगेगा, इसमें टाइम वेस्ट हो जाता लेक्चर में, और एक्सप्लेनेशन में कम टाइम जाता। ये देखो क्या है, देखो डिस्कस कर लेता हूँ तुम्हारे साथ, ठीक है। ये तीन तो डिमांड कर्व है, ठीक है। बताओ, अगर नहीं समझ में आया तो बताऊंगा। 3 तो मार्केट शेयर डिमांड कर्व, और फिर इनके प्लान्ड सेल्स कर्व, क्योंकि हमें यहाँ पर यही क्यों दिखाया हमने, क्योंकि इक्विलिब्रियम दिखाना था यहाँ पे। तो ये वाला प्लान्ड सेल्स डिमांड कर्व मैंने बनाया है ना। दूसरा मैंने क्या करा बेटा, हेलो यस हेलो, सर। ठीक है। फिर उसके बाद मुझे क्या दिखाना था, बस आपको प्रोसेस याद रखना है माइंड में, उसके थ्रू आप दिखा सकते हो। ये दिखाना था मेरे को, क्योंकि ये डीडी से DD1 पे आएगा, और उसके बाद मेरे को ये प्लान्ड सेल्स डिमांड कर दिखाना था, छोटे वाला DD। तो ये E2 इक्विलिब्रियम था, और उसके बाद मुझे क्या दिखाना था कि भैया ये चालाकी करने की कोशिश करेगा और लॉस में जाएगा, है ना। तो ये इस पूरी की पूरी रेंज में मुझे दिखाना था कि भाई मैं ये प्राइस जो कि डायग्राम में बना नहीं हुआ, उसमें भी नहीं बना हुआ, ये आप कर सकते हो, ये क्वांटिटी। और पता है क्यों नहीं बना हुआ, इसका रीजन है ये क्वांटिटी, क्योंकि ये क्यूम्बरसम हो जाता है, इसलिए उसने बनाया नहीं। और जब ये प्राइस और क्वांटिटी आप दिखाओगे तो ये लॉस दिखा दिया, फिर इस लॉस के लिए आपको ये वाला दिखाना पड़ेगा, तभी तो इस पे इंटरसेक्शन बी पॉइंट दिखाओगे। फिर फाइनली तीसरा आपको DD स्टार दिखाना होगा, जो कि यहाँ पे टेंजेंट होगा, और ये फाइनल इक्विलिब्रियम होना चाहिए, तो इसलिए कुछ लोग एग्जिट भी करके जाएंगे, तो DD स्टार भी इसी पे काटना चाहिए, इसी प्लान्ड सेल्स पे। और प्लान्ड सेल्स इसके नीचे होना चाहिए LAC के, क्योंकि ऊपर हुआ तो इक्विलिब्रियम नहीं है, ये फिर से प्राइस गिरा के लॉस को रिकवर करने की कोशिश करेगा या सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाने की कोशिश करेगा, ठीक है। बस आपको बीच में ये वाले डायग्राम, ये वाला जो कर्व है ना, ये भी इसके पैरेलल बनना था ऐसे, ठीक है। ये वाला आप दिखाओगे कि ये वाला आप किस लिए दिखा रहे हो, ये वाला आप किस लिए दिखा रहे हो, ये वाला DD डैश, ये डैश डैश वाला, ये इसलिए दिखा रहे हो क्योंकि यहाँ पे आप दिखाओगे कि जब ये इस पॉइंट पे आया ना, तो इसको लग रहा था कि ये वाली सेल करके ये जो अपना लॉस है, ये जो इसका लॉस है, इस लॉस को रिकवर कर लेगा, इसको ये लग रहा था इस पॉइंट पे आके, ठीक है। हेलो
Yes, हेलो, sir. इस पॉइंट पे आके ये लॉस को रिकवर कर लेगा, लेकिन ये लॉस तो नहीं रिकवर कर पाया। क्यों? क्योंकि एक्चुअली में तो प्लैंड पे है ना, ये एक्चुअली में तो हम यहाँ पे होंगे। तो ये डैश डैश वाला कर्व ना थोड़ा सा गलत बना रखा है, ये यहाँ से जाएगा और फिर आपका लॉस और बढ़ जाएगा। और जैसे ही आपका लॉस बढ़ेगा ना बेटा, अब फिर फॉर्म्स ये वाली जो ज्यादा फॉर्म्स हो रखी है मार्केट छोड़ के भागेंगी, और ये मार्केट छोड़ के जैसे ही भागेंगी हम फिर डीडी स्टार बनाएंगे, ठीक है। और जैसे ही डीडी स्टार बनाएंगे फिर हमारा ये इंटरसेक्शन होगा। और एक बार डायग्राम बना के देखो, प्रैक्टिस करके अपने आप बन जाएगा। पूरा प्रोसेस है ये। इसी के साथ फिर आपका प्लैंड भी शिफ्ट होएगा अपवर्ड, राइट? Yes, हेलो, sir. got it. हाँ जी सर। क्या मुश्किल लग रहा है ये बनाना? सर नहीं, मैंने पहला वाला असाइनमेंट अटेंड किया तो मुझे मतलब याद था सारा अगर कंसेप्ट, अगर लेकिन ये अगर ये तुम लोगों को प्रैक्टिस करो, देखो मैं पॉइंट बता रहा हूँ, अगर तुम लोगों से नहीं बनेगा तो मैं फिर बना के दिखा दूंगा एक बार। देखो E1 बना, E1 को एक्सप्लेन करने के लिए डायग्राम बनाना है, E2 को एक्सप्लेन करने के लिए बनाना है, और ये MR कर्व है, ठीक है। तो इसको तुम हटा सकते हो क्योंकि ये कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं ना, तो जरूरी नहीं तुम MR बनाओ, मत बनाना, ठीक है। इस पॉइंट पर एक कर्व होगा, इस पॉइंट पे बेटा एक कर्व बनेगा इस G पे, ये G पॉइंट आपको बताना है। ये बस ये 4 पॉइंट है, ये 4 पॉइंट बताने तुम्हें। बताना है जर्नी फ्रॉम E1 टू E2, देन जर्नी फ्रॉम E2 टू G, and why G? Because still when you are here, you are still feeling that you can recover your this much losses, ठीक है। ये लॉसेस बार बार नहीं दिखाने होंगे, सिर्फ ये एक बार लॉस दिखाना, ठीक है। बाद में फिर हर बार जब शिफ्ट कर रहे हो तो लॉस दिखाने की जरूरत नहीं है, वरना फिर बहुत क्यूम्बरसम हो जाएगा। तो एक ही बार ये लॉस दिखाना। फिर तुम्हें ये दिखाना है बेटा, यहाँ पर आने के बाद तुम सोच रहे हो ऐसा कर लोगे, लेकिन एक्चुअली में तुम G पॉइंट पे पहुंच जाओगे, और G पॉइंट पे जैसे ही जाओगे तो फाइनेंशियली वीक फर्म्स होंगी, वो मार्केट छोड़ के चली जाएंगी। तो इस वजह से आपका मार्केट शेयर डिमांड करो DD स्टार पर शिफ्ट होएगा। और ये ये जो प्लान्ड है ये भी उसके साथ अलोंग, क्योंकि एक्चुअल मार्केट शेयर डिमांड कर पे ही तो काटता है ना प्लान्ड सेल्स, तो ये भी उसके साथ शिफ्ट होएगा। और यहाँ पर आप इसलिए नहीं जाओगे, पहले तो जाते थे आप, देखो इस पॉइंट पे तो आप यहाँ पर जाने की कोशिश करते थे ना, लेकिन इस बार नहीं करोगे। वहां पर क्यों जाने की कोशिश कर रहे थे? क्योंकि एवरेज कॉस्ट कर्व से ऊपर आपको लग रहा था प्राइस होगा तो प्रॉफिट कमा लूंगा, लेकिन यहाँ पे तो प्राइस नीचे जाएगा बेटा एवरेज कॉस्ट से, तो ये तो लॉस है। तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। फिर बताऊंगा इसको कल, टेंशन की बात नहीं है, कल फिर बताऊंगा। लेकिन मैं चाहता हूँ तुम एक बार प्रैक्टिस तो करो, समझ रहे हो? सर हेलो, जैसे एग्जाम में, सर हाँ एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हमें यही डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा ना? प्रीवियस 2 डायग्राम्स तो बस समझने के लिए हैं, वो तो हाँ, ना एग्जाम में कभी ड्रॉ करने पड़ेंगे हमको। वो कल पता चलेगा हमें कैसे डायग्राम ड्रॉ करने हैं। हम क्वेश्चंस करेंगे ना प्रीवियस ईयर। हेलो, यस सर, ओके सर। क्वेश्चन करेंगे ना प्रीवियस ईयर। मैं चाहता हूँ बस एक बार इसे रीड करके आओ। हेलो हेलो, यस सर। यस सर, यस। और फिर प्रीवियस ईयर करेंगे, साथ में करेंगे बेटा। दिवाकर, देवमाल्या, इंद्रजीत, प्रीति चली गई? नहीं सर। और सबको समझ आया बेटा? आराध्या, यस सर। आराधना, समझ आया बेटा? यस सर। हेलो, यस सर। हेलो। नहीं, हाँ कोई बात नहीं, अगर नहीं आए तो तुम बोल Yes. सकते हो मुझे, ठीक है। हम ट्यूटोरियल नहीं ग्रुप आया है बना, सर। हाँ ट्यूटोरियल ग्रुप बनाएंगे तो उसमें डाउट सेशन ले लिया करना, ठीक है। ओके सर। और नौशीन, बनाया है यस हाँ सर। हाँ अब बना दूंगा बेटा। आज आखिरी दिन था ट्रायल क्लासेस का ना, बच्चों को ट्रायल क्लासेस देनी थी, तो आज आखिरी दिन था, तो अब से मैं ग्रुप बना दूंगा, क्योंकि कुछ बच्चे तो ऐसे थे ना जो ट्राई कर रहे थे, तो इसलिए मैंने बनाया नहीं, फिर बाद में कंफ्यूजन होती, सबके ग्रुप्स टूटते उठते, तो अब बना लेंगे। तो ठीक है, ये सनी कर रहे हैं, चला गया, सनी चला गया, तो ठीक है गाइस। हेलो, यस सर। ठीक है, रिवाइज करो, इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। और ये स्टार्टिंग की हडल्स है, 1-2 बार रिवाइज करोगे फिर आसान है। पेपर 2 तो बहुत आसान ही है। राम कर रहे हैं, Yes, चला sir, गया yes, मेरा। राम कर रहे हो क्लास? हेलो राम, नहीं हेलो है सर।
यस सर। कर रहे हो बेटा? Yes, sir. हो गया राम, समझ में आया, क्लियर है? यस सर, पढ़ा हुआ था। चलो बहुत बढ़िया, रिवाइज हो गया होगा ना फिर? यस सर। सर, हाँ हाँ बोलो। प्योर कंपटीशन और परफेक्ट कंपटीशन का थोड़ा सा। परफेक्ट कंपटीशन में ये होता है कि बेटा परफेक्ट, पता है क्यों बोला गया है कि इंफॉर्मेशन भी पूरी होनी चाहिए। प्योर में पता है क्या है, प्योर में ना एंट्री एग्जिट सबके लिए अलाउड है, ठीक है, प्रोडक्ट भी सबका सेम है, ठीक है, लेकिन इंफॉर्मेशन परफेक्ट नहीं है। मतलब डिमांडर को भी इंफॉर्मेशन परफेक्ट नहीं मिल रही है और सप्लायर को भी वो डिमांड करो परफेक्टली नहीं पता है, ठीक है, लेकिन बाकी चीजें परफेक्ट कंपटीशन से मैच करती है। परफेक्ट कंपटीशन में ना परफेक्ट इंफॉर्मेशन भी एक कैरेक्टरिस्टिक होता है जो साथ में हो रहता है, लेकिन प्योर कंपटीशन में जरूरी नहीं कि परफेक्ट इंफॉर्मेशन भी हो। और बस इतना ही है इसका, ये हमारे सर लिए कोई मतलब ज्यादा इसका सर कुछ इसमें यूज ये है भी नहीं। हाँ ये भी कहते हैं ना परफेक्ट कंपटीशन इज नियर टू मिथ है, और जो ये प्योर हाँ वो तो कंपटीशन है नियर बिल्कुल, टू रियलिटी है। हाँ बिल्कुल, यही जो आप कह रहे हो वही बात बिल्कुल सही है। प्योर कंपटीशन थोड़ा रियलिटी को दिखाता है, परफेक्ट कंपटीशन तो मतलब परफेक्ट इन्फॉर्मेशन किसको होती है ना, इम्पॉसिबल है तो। यस सर। और कुछ किसी का? ठीक है, करें फिर खत्म। यस सर। ओके यस सर, थैंक यू। थैंक यू सर। ओके बेटा, ये रिकॉर्डिंग थैंक यू सर। हाँ थैंक यू। अब आ रहा है इंद्रजीत समझ में बेटा? हाँ सर, पहले दो तो परफेक्ट समझ लिया, मुझे तीसरा रिवाइज करना पड़ेगा, वीडियो देख के हो सकता है, मतलब इतना कंफ्यूजिंग नहीं है। हाँ इतना मुश्किल नहीं है, मैंने टाइम लगता E1 है यार to चीजों E2 में। E2 to AB AB to G, मतलब ये J पॉइंट से E, बस वही। हाँ ये इतना मुश्किल नहीं है, ये इकोनॉमिक्स बस टाइम लगता है शुरू में। इसमें मैं मतलब एक ही पॉइंट बोलना चाहता था, जैसे हमने डिमांड मतलब ये कर दी थी ना पहले, तो सप्लाई तो बढ़ ही जाएगा ना सर। जैसे नंबर ऑफ कंपनीज, मतलब नए बंदे आएंगे तो सप्लाई बढ़ेगा तो डिमांड, उसका कुछ इम्पैक्ट रखेगा। नंबर ऑफ कंपनीज क्या? मतलब जैसे न्यू कमर रहेंगी ना, पहले हाँ आ रहे थे तो सप्लाई तो बढ़ ही जाएगा। तो सप्लाई कह रहे हो तुम बढ़ जाएगा? हाँ, मतलब जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे वो भी अफोर्ड कर लेंगे, तो अल्टीमेटली डिमांड तो वही शिफ्ट ही होगी ना सर। इसमें बेटा एक सेपरेटली नहीं देख सकते, इसमें दोनों चीजें देखनी पड़ेंगी, ये साइमल्टेनियसली काम करता है। उस मॉडल में तो अलग अलग हमने दिखा दिया कि पहले एंट्री एग्जिट दिखा दी फिर प्राइस कंपटीशन दिखा दिया, एक्चुअली में रियल वर्ल्ड में दोनों एक साथ चल रहे होते हैं। तो जब एक साथ चल रहे होंगे तो भैया फिर सप्लाई बढ़ रही होगी तो प्राइस भी रिड्यूस होगा, और प्राइस रिड्यूस होगा, जो अफोर्ड नहीं कर रहे थे वो लेगा, हाँ उनको मिलेगा, ठीक है, लेकिन डिमांड शेयर सेम रहेगा, सबका 10% ही रहेगा। हाँ पहले 10 सेल कर पा रहे थे, अब 11 सेल कर पाओगे, लेकिन डिमांड परसेंट जो शेयर का परसेंट वो सेम रहेगा, ठीक है, ये वाली पॉइंट है इसमें। हाँ ठीक है, यही पॉइंट है इसमें। ठीक है, ओके देन। यस यस सर, थैंक यू सो मच। ओके। हेलो ममता बेटा, आ रहा समझ में आजकल? यस सर, आ रहा है सर। पक्का झूठ तो नहीं बोल रहे? झूठ नहीं बोल रही सर, वो है कि जो चीजें टेक्निकल होती हैं वो हो जाती है। टाइम लगता है थोड़ा। हाँ तो घर पे रिवाइज कर रहे हो? हाँ जी सर, पूरा दिन इसी में चला जाता है, जीएस नहीं उठ पाती है वैसे। कोई नहीं, ये ज्यादा दिन का नहीं है ना, हाँ दो सर। स्टार्टिंग के 2 महीने ज्यादा है, मेहनत लगेगी, ठीक है। नहीं है ना सर, इसीलिए। हाँ और प्रीति, हेलो प्रीति। हाँ हेलो जी सर। बेटा, तुम्हें तो आंसर लिखने हैं आप, है ना? हाँ जी सर। आंसर लिखो इस बार, ये सारे 6-7 हैं, आंसर लिख के भेजना, ठीक है। हाँ जी सर, बस ये मॉडल हो जाए और उधर से मेरे 8 को एग्जाम्स भी खत्म हो जाएंगे,
फिर आई हाँ विल फुली राइट योर आंसर्स। हाँ, आंसर लिखना है आपको। और अगली बार अब जो आंसर लिखो, मैंने बोला था ना, थोड़ा साफ पेज और हाँ कैमरा हाँ, रखना, ठीक है? साफ पेज और शॉर्ट लिखने हैं। ठीक है। हाँ जी ओके ओके, बाय, थैंक यू। थैंक यू।